नीरज, टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए आप। सर मेरा नाम नीरज कुमार है। मैंने 2021 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की तथा वर्ष 2023 में स्नातक की परीक्षा पास की। 2023 में सर मैंने जेआरएफ की परीक्षा भी पास की। सर मेरा जो ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। मेरी हॉबी सर क्रिकेट खेलना है और मेरे आदर्श व्यक्ति कैप्टन विक्रम बत्रा जी। आपके स्ट्रांग और वीक पॉइंट क्या है वो बता दीजिए आप। आपने लिखा अपनी बायोडेटा में। सर मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सर गोल ओरिएंटेड मेरा काम करना है सर। मैं काफी पंक्चुअल होकर काम करता हूँ। और जो सर मेरी वीक पॉइंट है कि जो सर वीकर सेक्शन है उनके प्रति मेरी सहानुभूति थोड़ी ज्यादा होती है सर। और सर जो दूसरी मेरी वीक पॉइंट है वो सर मैं अपने गोल को लेकर एक्सेसिव मोटिवेटेड हो जाता हूँ। ये सर मेरी वीक पॉइंट चलो सर, आपको मिल गया इंटरव्यू स्टार्ट करने का। सर फुल टॉस इन्होंने आपको पहले ही दे दी। अच्छा बाबू, ये बताइए कि माध्यम क्या रहेगा आपके साक्षात्कार का? हिंदी ऐसा कुछ है? हिंदी रहेगी। मतलब पहले से आपको देना पड़ता है या फिर कैसा है? वहां पर जैसे चाहे वैसे बोल सकते हैं या पहले से लिख कर देना पड़ता है? नहीं सर, बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं यूपीएससी की होता। तरह हम मीडियम का डिफरेंस नहीं करते, तो उस हिंदी में ही शुरू करते हैं सर। यदि आप अंग्रेजी में देना चाहें तो फिर आपको उनसे परमिशन लेकर अंग्रेजी में देना पड़ता है, लेकिन ठीक वो बात। प्रेफर करते हैं बोर्ड की हिंदी में आपको। ओके। जेआरएफ किया हुआ है आपने, ऐसा बताया। सर मैं जा है। बहुत ही अच्छा। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है वो, बहुत ही मेरिटोरियस लोग ही पास होते हैं। सो दैट इज वेरी गुड। तो जेआरएफ होने के कब के साल में हुए जेआरएफ आप? सर मैं 2023 में अपने तीसरे सेमेस्टर में जा रहा था। जेआरएफ के तीसरे सेमेस्टर में हैं आप ऑलरेडी? नहीं, जेआरएफ की परीक्षा सर मैंने पास की थी जब मैं एमए तीसरे सेमेस्टर में था। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जेआर सेमेस्टर तो गलत बोल गया मैं। जेआरएफ के बाद आपने रिसर्च ज्वाइन किया, स्कॉलरशिप ले रहे हैं? अभी नहीं ज्वाइन किया सर। अभी नहीं ज्वाइन किया है। ओके, ऑल राइट, वेरी गुड। तो यानी आपका जेआरएफ पास होने का अर्थ है कि आपका एकेडमिक्स भी बहुत स्ट्रांग है, अच्छा है। एकेडमिक्स में भी आपकी रुचि और आपकी अभिरुचि, आपकी क्षमता एकेडमिक्स में भी बहुत ही बढ़िया है। तो जरूर कोई कारण होगा ऐसा। इस बात को बहुत भली भांति हम समझते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसके अनुसार आज के किसी भी अभ्यर्थी को प्लान ए और प्लान बी दोनों लेकर चलना पड़ता है। इस बात को हम बहुत भली भांति समझते हैं। पैनल अंडरस्टैंड्स दिस। हमारा पूछने का यह है कि आपको कैसे ये आंतरिक निर्णय या आंतरिक शक्ति मिली ये निर्णय लेने की कि मेरे लिए जो प्रशासनिक सेवा है वो एक बेहतर करियर है एकेडमिक्स की तुलना में? सर जो प्रशासनिक सेवा है वो सर समाज में एक काफी प्रतिष्ठित जॉब है, और साथ ही सर इसमें एक अच्छी सैलरी भी मिलती है। जब सर मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँगा तो सर मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करने का मेरे को मौका मिलेगा। और यदि सर मैं जेआरएफ के बाद अगर प्रोफेसर बनता हूँ तो मैं लिमिट नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ कनेक्ट कर पाऊंगा। तो एक कुछ वजह रही है जिस वजह से सर मैं प्रशासनिक व्यवस्था में जाने को अभी प्रायोरिटी दे रहा हूँ। यही एक वजह है सर या यही मुख्य वजह है? ये मुख्य वजह है सर, दो तीन जो अभी वो मुख्य वजह है सर प्रशासनिक यदि सेवा में आप जाने के लिए। किसी अच्छे विद्यालय में, किसी अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में या व्याख्याता के रूप में अगर नियुक्त होते हैं कहीं पर अध्यापक के रूप में, तो 10 साल में कितने बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं आप लगभग? एक विश्वविद्यालय की क्षमता तो आप समझ ही रहे होंगे। तो जहां तक लोगों से जुड़ने की बात है और उनसे इंटरेक्शन की बात है, तो मुझे लगता है इसमें भी बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। और इनफैक्ट आप ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो कल को फिर देश का भविष्य का निर्माण करेंगे। नहीं, आपको नहीं लगता? जी सर, जी सर, मैं इस बात से सहमत करता हूँ जो आपने कहा कि यदि मैं प्रवक्ता बनता हूँ या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनता हूँ तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। परंतु सर जब मैं एक सिविल सर्विस अधिकारी बनता हूँ तो सर समाज में कुछ परिवर्तन लाने का भी मेरे को
लाने का भी मेरे पास संसाधन है सर। तो सर वहाँ मैं समाज में परिवर्तन भी ला सकता हूँ, जो कि सर वहाँ मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है एक प्रोफेसर के रूप में थोड़ी कम मुझे दिखाई देती है। आपकी समझ को यहीं पर जांच लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आप जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। तो इसलिए आपकी समझ को बारीकी से यहाँ पर जांचना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप तभी उस क्षेत्र में अच्छी सेवा दे पाएंगे जब आपके फंडे क्लियर हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है कि नहीं है? तो मैं जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि संसाधन रहेंगे प्रशासनिक सेवा में, आपको सही में लगता है कि भारतीय जो आज का जो परिवेश है, विश्व पर वैश्विक परिवेश और भारतीय परिवेश जो है, उसमें शिक्षा से ऊंचा भी कोई संसाधन है? शिक्षा से सर ऊंचा अभी तो कोई संसाधन नहीं है, मेरा ऐसा विचार है सर। तो इस क्षेत्र में तो आप अपनी उपलब्धि, अपनी क्षमता और अपना विजन आप तो स्टैब्लिश कर चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको अपने ही क्षेत्र को कमतर क्यों आंकना चाहिए प्रशासनिक सेवा की तुलना में? आपका क्या एक्सपोजर है प्रशासनिक सेवा को लेकर अभी तक? क्या जानते हैं आप उसके बारे में? सर जो प्रशासनिक सेवा है और सरकार का एक अंग होता है जो पॉलिसी का निर्माण भी करती है और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन भी करती है सर। जो हायर ऑफिसर्स होते हैं सर, पॉलिसी का निर्माण करते हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स काम करते हैं तो सर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। ये अभी तक सर मुख्य प्रशासनिक सेवा के बारे में जानकारी है। एक बात आपने और कही थी कि प्रतिष्ठित है, वो सेवा प्रतिष्ठित है। आपको, और एकदम व्यावहारिक बात कीजिएगा, कोई आदर्श उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बात आपको सही लगती है कि भारत में जिसको कि अपने आप को विश्व गुरु कहलाने पर गर्व भी है और शौक भी है उसको अपने आप को विश्व गुरु कहलाने का, ऐसे किसी राष्ट्र में, ऐसे समाज में शिक्षक से ऊपर किसी भी सेवा या किसी भी पद की प्रतिष्ठा होनी चाहिए? हम लोग नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनने का प्रयास कर रहे हैं ना, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। तो एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में, ज्ञान परक समाज में, क्या शिक्षक से ऊंचा किसी का दर्जा होना चाहिए? सर एक शिक्षक एक स्टूडेंट की पूरी जिंदगी को संवारते हैं, तो शिक्षक से ज्यादा सर किसी का दर्जा नहीं होना चाहिए, परंतु जो सर समाज की वास्तविक सच्चाई है उसमें सर देखा जाता है कि शिक्षक के साथ साथ सर एक सिविल सर्विस अधिकारी को भी सर काफी प्रतिष्ठा मिलती है सर। ओके। तो जिस सर्विस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपकी पहली पोस्टिंग क्या मिलेगी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो? सर जो मैंने पहला प्रेफरेंस दिया, मैंने सर म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कर दिया, और दूसरा सर जो मेरा प्रेफरेंस है वो रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का। वेरी वेल, वेरी वेल। क्या पे स्केल है इन सर्विसेज का? सर 5400 पे स्केल है दोनों का, आरटीओ क्लास का और ग्रुप ए, ग्रुप ए गिना जाता है वहां पे? सर लेवल 7 में दोनों पोस्ट आती है जो बिहार में से कैटेगराइज। ओके। आपने विषय बताए थे, पॉलिटिकल साइंस बताया था एक? सर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो मेरा ऑप्शनल का सब्जेक्ट है। ये आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अभी जो वैश्विक परिवेश है, अभी अभी आप सुन रहे होंगे, इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा है, उसमें भारत जो है वो एक राष्ट्र के रूप में जो उसने अपना एक स्टैंड लिया है वो क्या है, और क्या आप उससे सहमत हैं? सर अभी भारत ने अभी भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने एक कहा कि हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक सोवराइन और एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में वहाँ रहे, और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक साथ शांति के साथ को एक्सिस्ट करें। सर जो एक भारत एक स्टैंड रहा, अभी जो 2-3 दिन पहले सर
मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से बयान आई थी। सर मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ, क्योंकि सर फिलिस्तीन कोई भी सर एक इंडिपेंडेंट नेशन रहने का सर उसको एक हक है सर। तो सर इसी वजह से मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट नेशन बन के रहे और वह इसराइल के साथ शांति के साथ दोनों देशों के बीच युद्ध के बजाय एक शांति का एक समझौता और फिर दोनों देश पीसफुली को एक्सिस्ट करें सर। भारत में किसी भी समूह या वर्ग को इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर किसी प्रकार के प्रदर्शन की स्वतंत्रता होनी चाहिए? क्या औचित्य है यहाँ पर प्रदर्शन करने का? सर जो हमारा आर्टिकल 19 है वो 19 क्लॉज से हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, परंतु सर वह ये भी कहता है कि जो अधिकार है वो रीजनेबल ग्राउंड पे रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। और भारत में और सर मुझे लगता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति को इसराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सर भारत के जो रिश्ते हैं इसराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ साथ खराब होने के चांसेस ज्यादा है। इसी वजह से सर इसे जो सर नेशनल सिक्योरिटी और सर रिलेशन विद फॉरेन नेशन का जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है उस आधार पर इसे रोका जाता है। ओके, बिहार में मूल रूप से कहाँ से हैं आप? सर मैं कैमूर जिले से भभुआ जिला। कैमूर, ओके। कोई आपके आजू बाजू कोई माउंटेन्स है, किसी प्रकार के पर्वत है, कोई पर्वत श्रृंखला है? सर मेरे ही जिले में विंध्या रेंज का जो एक्सटेंशन है पौरा पहाड़ी के रूप में पाया जाता है। विंध्य रेंज का एक्सटेंशन पाया जाता है, ओके। तो ये विंध्य रेंज जो है, जनरल स्टडीज तो आपने पढ़ाई है, विंध्य रेंज जो है वो हिमालय से पहले बनी है या बाद में? विंध्य रेंज सर हिमालय से पहले से बनी है। उससे पहले बनी है? एकदम श्योर है आप कि विंध्य हिमालय से पहले का है? सर तो दोनों में अंतर भी है क्या कोई? किस प्रकार के पर्वत हैं, इनमें कोई अंतर है दोनों में, विंध्य और हिमालय में? या दोनों के बनने की प्रक्रिया एक जैसी ही है? सर माफ कीजिए, मैं अभी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैंने इसको पढ़ा था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं है। हिमालय की सर यदि आपको अनुमति दें तो मैं हिमालय की जो उत्पत्ति है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपका जो जिला है, आप जहां से आते हैं, उस जिले का जो डेमोग्राफी है उसमें कितने प्रतिशत किस समुदाय के लोग हैं? सर जो मेरे जिले में है सबसे ज्यादा हिंदू हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं, जो कि 89% है सर। उसके बाद जो सर मुस्लिम धर्म के लोग वो 10% है और 1% में सर अन्य धर्मों के लोग रहते हैं, सिख और ईसाई और बुद्ध सॉरी सर बौद्ध और जैन पाए जाते हैं। तो आप अपने जो आपका जहाँ गांव में रहते हैं, गांव में आपका घर है, या फिर गांव से एक दो पीढ़ी पहले आप किसी कस्बे या शहर में आ चुके हैं, ऐसा है, या अभी भी गांव में ही है घर? नहीं सर, अभी भी सर हम लोग गांव में ही रहते हैं। तो आप अपने गांव को का एक मॉडल लेकर हमें समझाइए कि आज के परिवेश में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है। अगर मुख्य 3 जो परेशानियां या चुनौतियां हैं गांव के सामने आज, वो क्या है? आप अपने गांव का उदाहरण लीजिए। सर मुख्य 3 के बाद आपकी आवाज थोड़ा सा कट गई, माफ कीजिएगा सर। हाँ, 3 मुख्य जो चुनौतियां हैं आज ग्राम्य विकास के समक्ष, 3 मुख्य चुनौतियां कौन सी मानेंगे आप?
सर जो पहली मुख्य चुनौती है कि जो इंटरनेट की सर पहुंच है आज भी सर गांव में उतरी नहीं है। सरकार ने पीएम वाणी और भारत ने इसके अलावा डिजिटल इंडिया जैसे मिशन लाए हैं, परंतु सर अभी भी पहुंच काफी कम है। अभी सर एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेट मोबाइल इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसमें ये बताया गया था कि बिहार में 55% मात्र इंटरनेट की पहुंच है। तो एक समस्या है। दूसरी सर समस्या जो गांव की है वो पलायन की समस्या है सर। गांव में सर रोजगार की कमी है और जिस कारण से सर ज्यादा बहुत ज्यादा लोग शहरों में रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। तीसरी जो सब समस्या है वो सर हेल्थ के रिच है। अभी भी सर शहरों की अपेक्षा गांव हेल्थ के जो संसाधन उतने पहुंच नहीं पाए। तो सर एक हेल्थ की समस्या है गाँव में। कृषि संबंधी कोई समस्या? जी सर सिंचाई की समस्या है सर। उसके बाद जो सर लैंड का आकार है वो सर काफी छोटा है। तो जो लोग हैं सर वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर पाते हैं, उतना ही सर उपजा पाते हैं जितना उनको खाने के लिए सर सफिशियंट है। तो वो लोग सर कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जो सर तीसरी सर समस्या है कि सर उनको जो लोन होता है वो सर इंस्टीट्यूशन से नहीं मिल पाता। तो वो लोग सर आसपास के लोगों से जो सर महाजन उनसे वो लोग लोन लेते हैं और उनकी सर उनका जो ब्याज की दर होती है काफी ज्यादा होती है। तो एक तरफ सर ब्याज के अंदर ब्याज का जो सर भार है उसके अंदर भी वो दब जाते हैं। तो एक उसकी मुख्य समस्या है। ओके, तो एक दो सवाल और बस कि आप जो इस समय जो वर्तमान सरकार है सत्ता में जो है बिहार राज्य में, उसको 1 से 10 की स्केल पर परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसने किस प्रकार से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है या जो उन्होंने वादे किए थे उसकी पूर्ति कहां तक की है, उसके आधार पर 1 से 10 के बीच में कहां पर आप आंकते हैं? सर मैं उनको 7 नंबर देना चाहता हूँ। और कौन से वो क्षेत्र होंगे जिसमें आप समझते हैं कि बहुत अभी गुंजाइश है काम करने की? सर जो जो सब क्षेत्र है वो सर इंडस्ट्री का एक अभाव अभी भी सर रहा है कि इंडस्ट्री का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा। बाढ़ की सर समस्या अभी भी बिहार में बनी हुई है सर। और जो सर माइग्रेशन बिहार में सर अभी भी जो अनस्किल्ड माइग्रेशन तो सर लोग माइग्रेट कर भी रहे हैं तो सर अनस्किल्ड माइग्रेशन हो रहा है। तो जो सर बिहार में जो रेमिटेंस आ रहा है काफी कम आ रहा है। तो एक इन सब चीजें हैं जहाँ सर अभी भी काम करने की जरूरत है। ओके, ठीक है। अपने हॉबी लॉ एंड ऑर्डर को एक प्रॉब्लम समझते हैं कि नहीं बिहार में अभी? अब सर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिहार में नहीं रही है सर। बिहार में सर पुलिस में महिलाओं की भागीदारी आ चुकी है और इस जो सर अभी सर 29% है और इसके उनके आने के बाद सर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या में काफी सुधार हुआ है। आपकी हॉबीज है महिलाओं कुछ? के प्रति जो सर क्रिकेट खेलना मेरी हॉबी है। क्रिकेट खेलना किस प्रकार का की बॉल से खेलते हैं? सर मैं गांव में जो कॉस्को की बॉल होती है या फिर फ्लक्स की बॉल होती है सर उससे ही मैं खेलता हूँ। प्रोफेशनल मैंने कॉस्को की बॉल से? ओके, ठीक है। मतलब आप कोई एमेच्योर या प्रोफेशनल तरीके से नहीं, बस हॉबी के तौर पे खेलते हैं? सर जब भी वक्त मिलता है तो मैं खेलता हूँ। कुछ सीखा आपने क्रिकेट से? कुछ ऐसा सीखा जो आपके काम आए जीवन में? सर मैंने क्रिकेट से जी सर मैंने 3 से 4 चीजें सीखी है सर जो मेरी आगे की जो प्रशासनिक सेवा में काफी काम है। सर मैंने टीम कोऑपरेशन की भावना सीखी है। जब सर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हम हम सर हर एक प्लेयर पूरे टीम के लिए खेलते हैं। तो इससे सर मुझे एक जो भावना मिली कि जब मैं आगे प्रशासनिक सेवा में काम करूँगा तो एक टीम को लेकर काम करूंगा। दूसरी सर नेतृत्व की क्षमता मेरे अंदर विकसित हुई है। तो जब मैं अधिकारी बनूंगा तो सर एक लीडर काम करूंगा। तीसरी सर मैं अपने फिटनेस को लेकर अब ज्यादा कंसर्स हुआ हूँ सर। तो सर मुझे जब सर मैं फिजिकली और मेंटली रूप से जब मैं फिट रहूंगा तो मैं अपना ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पाऊंगा
प्रशासनिक सेवा में से। तो ये 3 चीजें मैंने सीखी। ठीक है, ठीक है, मेरी तरफ से अभी फिलहाल इतना ही। अभी वापस हम जुड़ेंगे फीडबैक के समय। अच्छा, गुड मॉर्निंग नीरज जी। सॉरी। आपको आवाज आ रही है? हाँ मैम, मैं सुन। अभी आपने कहा कि आप अपने आप को विकसित कर रहे हैं बोथ फिजिकली एंड मेंटली। तो आजकल एक बहुत चर्चा में बात आ रही है कि जितने भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ के बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैम, जैसे कि भारत की जनसंख्या अभी काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इससे मैम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर काम का दबाव भी काफी बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से मैम उन पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ता जा रहा है। और मैम इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके ऊपर एक मेंटल हेल्थ की समस्या आ रही है। और इसके लिए मैम अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक प्रोग्राम निकाला था कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी, जब उनके पास खाली समय मिलता है तो उस समय योग करें। तो उस प्रोग्राम का नाम था वाई ब्रेक योग एट, ऐसे सॉरी मैम, अब मैं अभी नाम उसका भूल, माफ कीजिएगा मुझसे। तो वो स्कीम निकाली थी जिससे कि उनकी जो मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं खाली वक्त में योगा के रूप में, जब वो खाली रहते तो योगा में वक्त दे, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ सही रहे, स्ट्रेस का लेवल उनका। आपके हिसाब से मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ योगा है? नहीं मैम, तो आप उसको कैसे, मानसिक स्वास्थ्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे? मैम मानसिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि चलिए मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि आप एक मानसिक स्वास्थ्य का प्रोग्राम सरकार के लिए चलाइए। आप एक सरकारी कर्मचारी बने या सरकारी अफसर बने, तो आपको कहा गया कि आप अपने यूनिट का मेंटल जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको इनपुट दे और आप ऐसा प्रोग्राम चलाइए। तो आप क्या करेंगे उस प्रोग्राम में? मैम मैम जो मेरी पहली प्राथमिकता होगी वो 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 मैम होगी कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनके स्ट्रेस का लेवल को कम किया जाए, और मैम उनको मोटिवेट रखा जाए ताकि मैम वो मोटिवेट अच्छे से। मैम अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच नहीं पा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि अगर आप एक सरकार के ऑफिसर बने तो आपके अंदर किस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, या एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? आप एक लीडरशिप का रोल अपनाएंगे? अगर आप इस नौकरी में सिलेक्ट हो गए तो आप एक लीडर का रोल अपनाएंगे? कि लीडर सिर्फ नेता ही होता है, ऑफिसर नहीं होता? नहीं मैम, ऑफिसर भी एक लीडर होता है, क्योंकि उसे एक सरकार के एक डिपार्टमेंट का को चलाना होता है, वो भी एक लीडर होता है। यदि तो आपको क्या लगता है कि लीडर के पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैम एक लीडर को एक विजनरी होना चाहिए, उसके पास एक विजन होना चाहिए, उसको एक गोल सेट, वो मतलब गोल को सेट करे और फिर उसे पाने के लिए एक प्रोग्राम बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाए। तो ये होना चाहिए। इसके अलावा लीडर को मैम टीम वर्किंग होना चाहिए कि पूरे टीम को एक साथ लेकर चले। मैम वो एक अच्छा मोटिवेटर भी है कि यदि टीम का कोई भी व्यक्ति अगर वो डिमोटिवेटेड फील करे तो उसको मोटिवेट करे और उससे उसका जो है प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ाए। इसके अलावा मैम जो एक लीडर है उसको अपने पूरी टीम को अच्छे से अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या खासियत है और क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं उन पे वो काम करे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाए, और जो इंस्टीट्यूशन है
वो अल्टीमेटली उस इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जा सकती है। आपको क्या लगता है कि जब इंडिया ने लीडरशिप रोल और नेतृत्व निभाया है अपनी G20 समिट का, पहली बार इंडिया में G20 समिट की गई, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया ने अपने लीडरशिप रोल ठीक से निभाया? जी मैम, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ कि इंडिया ने G20 में अपने लीडरशिप रोल को अपनाया। तो क्या क्या इसका हाईलाइट था? अफ्रीकन लीडरशिप रोल में मैम G20 इंडिया के ने क्या क्या एडवोकेट किया? मैम G20 में अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाना ये दिखाता है कि भारत जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्री का एक लीडर बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, जो पोजीशन से। मैम जो दूसरी चीज थी कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन था उसको पहले दिन ही मैम सर्वसम्मति से पास किया जाना, ये भारत एक कूटनीतिक जीत थी और ये दिखाता है कि भारत लीडर बनने के लिए तैयार है। और तीसरा मैम जो रूस और यूक्रेन का जो पैराग्राफ था उस पे सारे देशों की आम सहमति बनाना एक भारत के लिए एक लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है। इंटरनेशनल बायोफुल अलायंस में का को वहाँ पे पारित वहाँ पे मैम उसकी शुरुआत किया जाना जो दिखाता है कि भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ल्ड का लीडर बनने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो ये आपको क्या लगता है जो महिलाओं के लिए ये लेजिस्लेशन आया है कि पार्लियामेंट में उनके लिए सीट रिजर्व की जाए, ये महिलाओं को आगे बढ़ाएगा? जी मैम बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत करता हूँ कि जो महिला नारी शक्ति बंधन अधिनियम है ये महिलाओं को जो है राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, परंतु मैं यह सिर्फ महिलाओं को राजनीति नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी नेतृत्व की भूमिका की भूमिका निभाने के लिए उनको प्रेरित करेगा। इससे मैम यह होगा कि जो है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की जो है प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और मैम जो बिल्स होंगे या फिर जो डिस्कशन होगी और मैम वो मैम काफी ज्यादा वाइड डाइवर्सिटी में होगी, जो महिलाओं की इश्यूज है अब वो कोर इशू बनेगी जो डिस्कशन होगी। आपको लगता है कि जब ये लेजिस्लेशन हम लोग ने पंचायत में लगाया था तो ये इफेक्टिव हुआ था? कुछ महिलाओं को इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया था उनकी लाइफ में? जी मैम, इससे महिलाओं की जो है लाइफ में काफी इम्प्रूवमेंट आया है। जो मैम महिलाएं चुन कर आई है वो मुख्य रूप से जो वो मैं मुख्य रूप से डेवलपमेंट के कार्य पे फोकस किया, जैसे एजुकेशन हो गई, सैनिटेशन हो गई, विमेन एम्पावरमेंट हो गई। तो इससे मैम महिलाओं की जिंदगी में काफी बदलाव आए हैं। अभी मैम बांका की कोई एक महिला मुखिया है जिनको बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिला है, तो एक दर्शाता है कि महिलाओं के नेतृत्व की क्षमता बढ़ती जा रही है। आपको लगता है कि विमेन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट और विमेन लेड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में कौन से को आप ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे? आप विमेन डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेंगे कि विमेन लेड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करेंगे? मैंने सिर्फ आप महिलाओं के विकास के बारे में सोच के काम करेंगे कि जो विकास महिला खुद कर रहे हैं आप उसको ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे? मैम मैं विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ मेरा ज्यादा झुकाव होगा, क्योंकि जब महिलाएं खुद आकर और अपने विकास के बारे में जो है बात करेंगे तो मैम वो विकास इंक्लूसिव होगा। क्योंकि मैम यदि सिर्फ पुरुष नीति बनाए तो मैम उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएंगी, क्योंकि वो मैम महिलाओं की जो वास्तविक स्थिति है वो महिलाएं उसे बेटर तरीके से समझते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की जाए रेदर देन विमेन डेवलपमेंट की बात। आप विमेन लेड डेवलपमेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मैम अच्छा चलिए, आपको क्या लगता है कि मैम कोई बात नहीं, आपको क्या लगता है कि इस समय हमारे देश के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जो अभी अभी हमारे देश के पास जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मैम हंगर की है, क्योंकि मैम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हमने देखा तो जो हमारी रैंकिंग 111 हो गई है 126 जैसे, तो हंगर की एक समस्या जो जो मैम जो रिपोर्ट दिखा रही है कि हमारे देश में भी हंगर की एक बड़ी समस्या। ओके नीरज, थैंक यू। राज राज
Yeah. Yes, नीरज, how are you doing? कैसे कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, क्या पढ़ा आपने ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन में मेरा पॉलिटिकल साइंस रहा है सर। आप ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए थे? सर माफ कीजिए, मैं आवाज आपकी अच्छे से नहीं है। आप इलाहाबाद गए थे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए? सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से। स्कूलिंग आपने कहाँ से की? मेरी सर स्कूलिंग मेरे गृह जिले भभुआ से हुई है, +2 हाई स्कूल भभुआ। वहां से इलाहाबाद क्यों आना पड़ा? सर क्योंकि ग्रेजुएशन के की पढ़ाई के लिए सर मेरे गृह जिले में उतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर स्कूल्स नहीं, इसी वजह से सर मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा। इसके साथ साथ सर ग्रेजुएशन सर 12वीं के टाइम में सर मेरे मन में विचार आया था सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, और लोगों ने सर या सर मुझे निर्देशित किया कि इलाहाबाद में काफी अच्छा माहौल है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो एक वजह है सिर्फ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो आपको क्या लगा, माहौल ठीक था? काफी बढ़िया लगा। तो अभी आप पढ़े होंगे कोटा में, सिमिलर माहौल के चक्कर में लोग आईआईटी में एडमिशन कराने कोटा बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। सर पढ़ा। तो क्या आपने पढ़ा है कोटा के बारे में? सर कोटा को सर इंजीनियरिंग और मेडिकल का हब माना जाता है, उसकी तैयारी का सर एक हब माना जाता है। वहाँ सर काफी ज्यादा कोचिंग सर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं। क्या ये ठीक है कैसे इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग, जैसे सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए इलाहाबाद जाएं और इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए वहां जाएं माहौल ढूंढने के लिए, क्या ये ठीक अप्रोच है? सर कोविड के बाद जो सर परिस्थितियां बनी कि अब सर ऑनलाइन एजुकेशन का सर प्रसार काफी ज्यादा हो चुका है, तो सर तो सर अब छोटे शहरों में भी सर हम देख सकते हैं कि वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। तो सर अब उतनी जरूरत नहीं होती कि हम इलाहाबाद या फिर कोटा जाए, अब हम घर से भी तैयारी कर सकते हैं। परंतु जब सर मैं गया था तो सर मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ तैयारी तक मुझे जाना। कोटा अभी रिसेंटली कुछ टाइम से 1-2 साल 3 साल से ज्यादा न्यूज में है, क्यों है ऐसे ये कोचिंग को लेकर? सर सुसाइड के केसेस बच्चों के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, माहौल ढूंढने के लिए गए लेकिन सुसाइड कर लिए, ये कैसे हो सकता है? दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। सर जो कोचिंग की सिस्टम है सर, उस हाँ। बच्चों की सर वर्कलोड को ध्यान ना रखते हुए सर उनसे उनसे सब प्रोडक्टिविटी उनसे सर ज्यादा से ज्यादा सर वर्कलोड उनको बहुत ज्यादा सर दे दिया जाए, और सर उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सर वहाँ पे ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं ताकि सर बच्चों की जो स्ट्रेस है उसको मैनेज किया जाता है, और इस वजह से सर कई बच्चे स्ट्रेस में सर ऐसा गलत कदम उठा रहे हैं सर। तो इसका क्या आपका क्या सुझाव रहेगा? सपोज आप कोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे होते तो क्या करते? सर यदि मैं कोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में था, तो सर सबसे पहले मैं सर कोचिंग के साथ नहीं था, और वैसे बच्चों को मैपिंग करता जो स्ट्रेस सर, और इसके बाद उनको सर काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। जैसा कि सर अभी कोटा के प्रशासन ने भी एक निर्णय लिया है कि सर कि सर वो वहाँ पे पुलिस स्टेशन के माध्यम से ऐसा कर रहे हैं सर, तो मैं कि सर पुलिस स्टेशन के माध्यम से सर वो बच्चों की मैपिंग कर रहे हैं, और उसके बाद वो सर उन बच्चों को जो मेंटल हेल्थ को लेकर सर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं सर, काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर मैं वैसे ही करता हूँ। मैं समझ नहीं पाया, मैपिंग यानी कैसे मैप करेंगे, कैसे ढूंढेंगे आप?
I think he has to join back. शौर्य, एक मिनट जी सर। ये आई थिंक कुछ डिस्कनेक्ट हो गया कुछ तो ना। सर कौस्तुभ, आ कौस्तुभ, गए सर वापस शायद। आ गया। हाँ जा हाँ नीरज, नीरज नीरज मेरे ख्याल से ट्राई कर रहा है। जरा Join? कौस्तुभ बात कर रहा है, कौस्तुभ जरा बात करो। नहीं, नीरज ज्वाइन कर लिया है, उसका माइक तो ऑन है ना? सर आईडियो उसका लेफ्ट हो गया है, मैं कॉल करता हूँ। वीरेन, या ये लड़का ठीक है, कॉन्फिडेंट है, अच्छा कोई भी हाँ, टॉपिक अच्छा लड़का है। बोल रहा है, समझा रहा है, और इंटरव्यू में तो अच्छे मार्क्स पाएगा। यस, कि कोई भी टॉपिक का एक तो डायरेक्ट आंसर ये नहीं कि यस नो या एक लाइन में आंसर दे रहा है, अच्छा जितना बोल रहा है। हाँ ये Interview- बोलना, इसका खास बात क्या, बोलना चाहता है ये, हाँ हाँ बात फिट है, बात कहना चाहता है और बात कह लेता है। इंटरव्यू के लिए फिट है। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शंस पे कंट्रोल कर ले। वो ठीक ही है यार, इस एग्जाम के लिए ठीक है। या He'll be by far the best. जेआरएफ भी इसको मिली है, जेआरएफ आसानी से मिलती नहीं आजकल, तो मतलब इसका लगता है सब्जेक्ट ठीक है, क्योंकि जेआरएफ मिलना भी आसान नहीं रह गया अब। इसको पहले सिविल सर्विसेज दिया है? नहीं अभी दिया नहीं है। क्या है इलाहाबाद में होता क्या, प्री ही नहीं पास, इलाहाबाद में सीसेट नहीं पास कर पाते आजकल लोग। ओह, सीसेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द लोअर मिडिल क्लास पीपल, जिसकी स्कूलिंग हिंदी माध्यम की है, उसके लिए सीसेट बहुत प्रॉब्लम करता है। मैथ्स। नित्या 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 आपको याद है नित्या पांडे? हाँ, नित्या पांडे 2 बार से जीएस में 100+ पा रही, सीसेट नहीं पास कर पा रही है। सीसेट में तो मैथ्स वाला कंपोनेंट में दिक्कत हो रही है, तू बोल रहे हो? हाँ हाँ मैथ्स होती है, जो क्या होता है, जो इंग्लिश वाला है ना, वो भी कंप्रेहेंशन, वो भी बहुत दिक्कत करता है। मतलब उसको आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश जैसे हम लोग, हाँ मैंडेटरी। ये मैंडेटरी है वो तो। दूसरा क्या है कि इंग्लिश का जो हिंदी हाँ आ गया, इंग्लिश का जो हिंदी गूगल अनुवाद करते हुए भी नहीं होता। सर मेरा इंटरनेट खत्म हो गया, 1.5 GB था सर, पूरा खत्म, आप माफ कीजिएगा। चलो ओके, हाँ, भरा नीरज, लिया या भरा लिया उसको फिर से? सर दूसरे का मैं वाईफाई ले रहा हूँ अभी। अच्छा ओके ओके बेटा, ओके चलो बेटा, चलो ओके, यस। क्या राजकुमार? हाँ नीरज, तो बताओ आप मैपिंग कैसे करेंगे वहां पर? ढूंढेंगे कैसे लोगों को? सर उनको ढूंढने के लिए मैं सर कोचिंग का सहायता लूंगा, क्योंकि सर जो कोचिंग में टीचर होते हैं तो सर इस चीज को बेटर तरीके से जानते हैं कि कौन सा बच्चा कम मार्क्स ला रहा है और कौन सा बच्चा स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो सर मैं कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनके थ्रू से उन बच्चों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा सर। जो बच्चा सर पहले काफी अच्छा प्रदर्शन करता था, अभी से उसके कम मार्क्स आ रहे हैं, तो सर बच्चे स्ट्रेस में फिर जाने लगते हैं। क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एडवर्टाइजमेंट लगाने पर बैन लगा देना चाहिए कि इसको इतने मार्क्स आए, इस कोचिंग में इतने मार्क्स आए? ये एडवर्टाइजमेंट लगाने से, नाम के साथ जेनेरिक एडवर्टाइजमेंट चलेगा कि इतने लोगों को इतने मार्क्स आए, बट नाम फोटो के साथ एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगाना चाहिए क्या? सर एक कदम हो सकता है, परंतु सर परंतु इसके सर
जो नकारात्मक पक्ष ये होंगे कि सर जो कोचिंग वो सर वो सर इसका काफी विरोध करेंगे कि हम इससे हमारी इससे काफी ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। परंतु नहीं, सर मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि बैन कर देना चाहिए नाम के साथ सर। अपने रिजल्ट को दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, परंतु किस बच्चे का कितना नंबर है सर, इसको बैन कर देना चाहिए। सो दो स्तर पे काम करना पड़ेगा। कभी भी आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन को सॉल्व करना है तो दो स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक तो सिस्टमिक लेवल पर है कि इसको जड़ से कैसे खत्म करें, और दूसरा है उसकी टहनी वहनी कैसे काट दें। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना, उसका टहनी वहनी काटना है, पर जड़ से भी खत्म करना, एक उसके लिए भी पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये बताइए, आप सरकारी नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बारे में सुने आप? इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट होगी? बताए नीरज। नीरज, सर अभी मैं इसके बारे में सोच नहीं पा रहा। ओके, इसका ये जवाब है कि जब होगी तब आप और अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आप जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है ढूंढ ही रहे हैं, इंक्लूडिंग इफ नॉट गवर्नमेंट जॉब देन यू विल ऑलवेज फाइंड अ प्राइवेट जॉब। बहुत आसान जवाब है, बट एज ऑफ नाउ आज की स्थिति में गवर्नमेंट जॉब इज योर प्रेफरेंस, क्योंकि आप कुछ यू वांट टू लीव अ मार्क, जो भी आपका स्टैंडर्ड लाइन है कि आप इम्पैक्ट करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, बताइए। सर जो सरकारी नौकरी है सर, उसकी प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा है सर। बस यही लाइनें आपको बोलना है। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप खुद चैलेंज्ड बैकग्राउंड से आए हैं कि वहां पर इंटरनेट है नहीं, लाइट नहीं है, ये तो आपको लगता है कि बाकी ये सब सुविधाएं वहां भी पहुंचे। दैट इज व्हाट इज मोटिवेटिंग यू। आपने लिखा है कि ये इंस्पिरेशन, वन इंस्पिरेशनल पर्सन, आइडियल पर्सन इज कैप्टन विक्रम बत्रा। हाँ, इनके बारे में कुछ बताइए। सर कैप्टन विक्रम बत्रा हिमाचल प्रदेश के पालम जिले से आते हैं। 1999 में सर कारगिल युद्ध में वो शहीद हो गए और मरणोपरांत सर उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये आइडियल पर्सन कैसे बन गई? सर जब मैंने एलओसी कारगिल मूवी को देखा, हाँ जब सर मैंने एलओसी कारगिल मूवी को देखा, हाँ, तो सर उनकी वीरता से मैं काफी प्रभावित हुआ। और सर मुझे उनसे जो सीखने को मिला कि सर परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। और सर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि दिल मांगे वो, सर वो मेरे लिए काफी मेरे लिए सर जो लाइफ चेंजिंग चीज बन गया। और सर वो मेरे लिए काफी पसंद है। कल आपने क्रिकेट देखा था? सर देखा था। क्या लगा आपको, क्या है स्ट्रेंथ इंडिया की? सर बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर इंडिया के स्ट्रेंथ रहे हैं। दोनों ही। कल आप मैच की शुरुआत में दो एक्सपर्ट को पिच पर लेकर कुछ बातचीत हुई थी कि व्हाट इज द एक्स फैक्टर, आप सुने थे वो? रवि शास्त्री पूछ रहे थे, एक तो इरफान पठान था, एक और कोई पाकिस्तानी प्लेयर था। उनसे रवि शास्त्री ने पूछा था व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन योर टीम। आपने देखा था क्या वो? सर माफ कीजिएगा, मैंने इसको देखा नहीं। जब मैच पूरी तरह से चालू हो गया तब से मैंने उसको लाइव प्रसारण। एक्स फैक्टर बताइए इंडियन टीम का, एक या दो ज्यादा से ज्यादा, यानी कुछ जो स्पेशल आपको लगता है। बिल्कुल। विराट कोहली है सर बल्लेबाजी में, और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में।
क्यों आपको लगता है विराट कोहली एक्स फैक्टर है? सर विराट कोहली में कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा है। कई बार उन्होंने भारत को हारे हुए मैच को जीता है। अभी जो सर T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था सर, उसमें भारत की टीम पाकिस्तान के सामने काफी भारतीय विकेट गिर चुके थे। वहां से सर वो मैच को निकाल कर लाए और फिर भारत को जीते रहे पाकिस्तान। ऐसे सर कई मैच है। जैसे बुमराह सर, उनकी गेंदबाजी सर काफी अच्छी है, सर शुरू में सर विकेट निकालना जानते हैं और उनकी इकॉनमी सर काफी कम है, तो ये वजह है कि मैं expect कर रहा हूं। जो इस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम में एक प्लेयर का मैसिव इम्पैक्ट रहा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है अभी तक, और उसके पहले वाली सीरीज में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। कौन सा प्लेयर है जो सब लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में? हाँ सर नीरज। केएल केएल राहुल है सर। ओके। रोहित शर्मा भी सर रहे हैं, तो काफी अच्छा। रोहित शर्मा वापस फॉर्म में आ गए, बट एक बॉलर जिसके बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि जो ब्रेक के बाद अभी जो चेंज, उनका बॉलिंग स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है और उनकी बॉलिंग जब भी आ रही है, दैट इज द टाइम द मैच इज चेंजिंग। कौन बॉलर है? जसप्रीत बुमराह सर। दैट इज वन। कुलदीप यादव इज ऑल्सो। कुलदीप। तो एक्सपर्ट कल ये बोल रहे थे कि ये दो बॉलर ऐसे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द पिच, पिच जो भी हो, ये दोनों बहुत हाई इंपैक्ट बॉलर हैं। ये बताइए, बैट्समैन्स गेम है या बॉलर्स गेम है क्रिकेट? क्योंकि आपने भी सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर विराट कोहली को ही बताया, फिर केएल राहुल, बट कुलदीप यादव आपको याद नहीं आया, जबकि वो काफी इंप्रूव बॉलर हो गए। कल के मैच में किसने इंपैक्ट किया, बैट्समैन ने या बॉलर ने? सर कल के मैच में शुरुआत में तो सर गेंदबाजों ने काफी इम्पैक्ट डाला, परंतु जब सर भारत की बल्लेबाजी है तो सर वहां पे भी बल्लेबाजों ने भी काफी इम्पैक्ट डाला। और रोहित शर्मा सर 80 के ऊपर रन बनाए सर। ये श्रेयस बताइए, अय्यर ने भी 270 अगर बनाता पाकिस्तान तो क्या क्या होता? सर माफ कीजिए, मैं आपकी आवाज को सर सुन नहीं पाया। पाकिस्तान 270 रन बना लेता, तब आउटकम अलग होता क्या? सर मैच का जो रोमांच एक अलग ही होता, क्योंकि सर तब से शुरू में एक थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता कि कौन सी टीम आसानी से जीत जाएगी, और मैच काफी रोमांचक अंत तक जाता। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट, इजीली बिलीव, इसका क्या मतलब है बताइए? सर इजीली बिलीव का मतलब है कि मैं किसी भी व्यक्ति पे बड़ी जल्दी भरोसा कर लेता हूँ। यदि कोई व्यक्ति सर मुझसे काफी अच्छे से बात करे तो हाँ। सर मैं सर बिलीव कर लेता हूँ कि शायद वो सच ही बोल रहा है। आप अपना पासवर्ड दे मेरे देंगे, में बैंकिंग अकाउंट का पासवर्ड, ओटीपी दे देंगे क्या उसको? नहीं सर, मेरी जो सर प्राइवेसी की चीजें है मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, सिवाय फैमिली मेंबर के साथ। नहीं, तब आप, इसका मतलब क्या है, यू इजीली बिलीव एनीवन? मैंने बिलीव मतलब क्या, मैं समझ नहीं पा रहा था ये। सर यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति मेरे सामने है और वो कहे कि भैया मेरे घर पे काफी दिक्कत है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, हाँ। 1000 रुपए दे दो और मैं बाद में आपको लौटा दूँ, तो सर मैं काफी जल्दी ये मान लेता हूँ कि शायद उसके पास जरूरत ही होगी इसलिए वो मांग रहा है, और यदि मेरे पास हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको दे दूँ। तो आपका एक्सपीरियंस से रहा है कि जब आपने दिया और बाद में पता चला कि ये गलत बताया था? ज्यादातर एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं आपकी लाइफ में? सर कुछ मौके रहे हैं जब मैं गलत नहीं, बट था, ज्यादातर ऐसे लोगों रहे हैं, को समझने में। ज्यादातर ऐसे रहे हैं या कुछ रहे हैं, दोनों में फर्क है? सर सिर्फ पैसों के में ही नहीं, लेकिन कई मामले में सर मैं मैं वो ज्यादातर ज्यादातर है सर। ज्यादातर ऐसे ही रहा है।
कि आपको कोई झूठ बोला नहीं है? कुछ सर माफ करिए, कुछ माफ लोग, करिएगा सर, कुछ मौके रहे हैं जहाँ, कुछ मौके रहे हैं बस ज्यादातर लोग जहाँ ठीक पे ही, मैं, ज्यादातर लोग ठीक सर ही बोले। कई बार, सर कई बार मैं लोगों पे भरोसा किया हूँ तो लोग सच भी बोले, और कई बार सर मैं सर भरोसा कर लिया हूँ लोगों की बातों पे, और बाद में सर पता चला कि लोग, दुनिया में ऐसा कोई आदमी होगा जो भरोसा किया तो सही ही निकला हो? हम्म। सर ऐसा तो सर व्यक्ति मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर दुनिया में सभी लोग सोचने लग जाए कि मैं जल्दी भरोसा करता हूँ, भरोसा नहीं करना चाहिए, दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। तो आई सर थिंक ऐसा हो सकता वीक पॉइंट, ये वीक पॉइंट नहीं है, ये स्ट्रेंथ ही मानना चाहिए कि मैं लोगों पे विश्वास रखता हूँ। उस विश्वास को कई कुछ बार लोगों ने तोड़ा भी है, लेकिन फिर भी मैं ह्यूमैनिटी पर विश्वास रखता हूँ। इस पर क्या कहना है आपका? ये करना चाहिए क्या? नहीं सर, सर ह्यूमैनिटी पे विश्वास रखना ही चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रख, रखना चाहिए, क्योंकि सर सभी लोग गलत नेचर के नहीं है सर, विश्वासघाती सभी लोग नहीं हैं। काफी लोग समाज में सर काफी अभी भी अच्छाइयाँ काफी ज्यादा है, तो सर हमें लोगों की सहायता करती रहनी चाहिए और लोगों का भरोसा। आपको कोई कोई इस तरह से विश्वासघात करता है या झूठ बोलकर आपसे कुछ करवा लेता है, बाद में आपको पता चलता है, तो क्या फीलिंग आती है आपको? क्या लगता है आपको? सर क्या? सर थोड़ा अंदर से गुस्सा भी आता है, और सर थोड़ा सा काफी खराब भी फील होता है कि ऐसा नहीं कितना करना टाइम चाहिए था। रहता है गुस्सा और खराब फीलिंग, कितने टाइम रहती है? सर सर मैं गुस्से को सर काफी जल्दी भूल जाता हूँ सर, तो थोड़ी देर के लिए सर गुस्सा रहता है, फिर मैं वैसे सर फिर नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है। हिसाब बनाने गुस्सा सर मेरे अंदर बहुत, हिसाब बराबर करने का मन इच्छा होती है क्या आपकी? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता सर, एक महात्मा मैं गांधी ने सर रिवेंज वाला। महात्मा गांधी ने बोला था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। सुना है आपने? जी, जी सर, क्या मैंने क्या कभी सुना मतलब है। है इसका? सर उसमें महात्मा गांधी जी एक कहते हैं कि यदि व्यक्ति किसी चीज के लिए रिवेंज के लिए चले जाए, तो इसी वजह से सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी सर, सोसाइटी में फिर भरोसा लोगों का नहीं रहेगा, और जो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर है उसकी एक समस्या हो जाएगी, और एनार्की आ जाएगी सर सोसाइटी में। थैंक यू नीरज, वेल डन। थैंक यू राज। अनुज। सर 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 नीरज, इंटरनेशनल अफेयर्स ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस भी है आपका, सर जी तो सर। इसे कहा जाता है, व्हाई वी यूज द टर्म साइंस? सर पॉलिटिकल साइंस में हम साइंस वर्ड का यूज इसलिए करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ घटनाएं होती हैं जिनको एम्पेरिकली सर, साइंस जैसे सर साइंस में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एम्पेरिक सर एम्पेरिक जो है मेथड लगाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में भी सर कुछ घटनाएं जैसे कि इलेक्शन होती है, तो सर हम सर्वे करते हैं और लोगों की भावनाओं को समझते हैं, और उससे हम एक एम्पेरिक रिजल्ट निकालते हैं। तो एक कुछ वजह है जिस कारण सर पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस करते हैं। साइंस तो बहुत कॉन्क्रीट होता है और बहुत ही डेफिनेट होता है, जबकि यहाँ पे जो साइंस है वो वेरिएबल्स है। स्क्वायर है वो आज तक चला आ रहा है। जी सर, पॉलिटिकल साइंस में जो सर साइंस होता है वो सर मोस्टली ऑब्जर्विंग फेनोमेना होते हैं। जैसे सर कि यदि हम लोगों की सर वोटिंग बिहेवियर को यदि हम
उस पर सर्वे करते हैं, तो सर वोटिंग बिहेवियर चेंज होने की भी संभावना है। तो इसी वजह से सर इसको एक प्योर साइंस नहीं माना जाता। ये पॉलिटिकल साइंस को सर एक आर्ट्स की सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। नहीं, साइंस में तो चीजों को लेबोरेटरी में यूज किया जा सकता है क्या? ऐसा पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स को ऐसे किसी लेबोरेटरी में आप जांच सकते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर परंतु सर साइंस की तरह इसमें हम सर्वे कर सकते हैं सर, कुछ चीजों को में सर एम्पिरिकली उसको जांच सर्वे तो सकते हिस्ट्री हैं। में भी किया जा सकता है, हिस्ट्री में भी किया जा सकता है, तो हिस्ट्री साइंस तो नहीं बोला जाता है, ज्योग्राफी साइंस नहीं बोला जाता है, तो उसमें भी सर्वे हो सकता है, होता ही है। परंतु सर एम्पिरिकल पॉलिटिकल मेथड्स साइंस तो यूज करते हैं ना। चलिए ठीक है, आप मुझे एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में बताएं। तो कौटिल्य के द्वारा, क्या एलिमेंट्स थे कौटिल्य ने स्टेट के? कौटिल्य ने जो सर दिए चलिए बताइए कौन कौन से हैं? थे। सर उन्होंने किंग को सेंटर पे रखा था, उसके नाभि मान थे। इसके बाद जो अदर एलिमेंट है सर, अमात्य यानी मंत्री होते हैं सर, दुर्ग यानी किला होता है, कोश यानी धन होता है, मित्र होता है। मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आप क्या बता रहे हैं आप? सॉरी सर, सर मुझे लगा एलिमेंट ऑफ स्टेट कौटिल्य की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा सर। तो सर मॉडर्न स्टेट के जो एलिमेंट है वो चार चीजें हैं सर। उनके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए सर, पॉपुलेशन होनी चाहिए और सोवरेंटी होनी चाहिए। ये सॉवरेंटी क्या है? सर जो सोवरेंटी है उसका मतलब है सुप्रीम पावर टू मेक और इम्प्लीमेंट लॉ। यानी सर जो स्टेट का जो रूलर है उसके पास सुप्रीम पावर है, और कोई भी अदर पर्सन जो या फिर कोई भी अदर इंस्टीट्यूशन जो फॉरेन प्लेयर है, इंस्टीट्यूशन है, वो उस पर दबाव नहीं बना सकते और उसके उसके डिसीजन मेकिंग पावर पे। जैसे कि सर भारत एक सोवराइन नेशन है, हम यूएन के पार्ट हैं परंतु हम सोवराइन नेशन है। तो यदि यूएन या फिर ब्रिटेन हम पे दबाव नहीं बना सकते तो हम एक काम करें जो सर भारत के जनता के हित में होती है, वही यहाँ की सरकार निर्णय लेगी। या आज के रेफरेंस में, आज के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कोई भी कंट्री जो है वो सॉवरेन है? मतलब जो फ्री हैंड होके काम कर सके, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वर्ल्ड बैंक का ना हो, आईएमएफ का प्रेशर ना हो, या कोई अदर इंटरनेशनल प्रेशर ना हो, ऐसा कोई कंट्री है? सर जो अभी का जो है सिचुएशन, उसमें हम कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो गया एक दूसरे पे सर। तो सर 100, तो सर पूरी तरह से तो हम कहें इसकी कोई कंट्री जो सोवरेन हो तो ऐसा नहीं है, कुछ हद तक सर सोवरेनिटी कंप्रोमाइज हुई है ग्लोबलाइजेशन के कारण, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी के कारण। बट सर कंट्री जो है मोस्टली सोवराइन है और जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं। नहीं, आपने कहा कि कोई दबाव ना बना सके, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर ना बन सके, वो सॉवरेंटी है, तो क्या ऐसा कोई प्रेशर नहीं बनाता है? सर यदि कोई कंट्री वर्ल्ड बैंक अथवा आईएमएफ के पास लोन के लिए जाते हैं तो जरूर उन पे कुछ कंडीशन रखे जाते हैं कि यदि आप इन कंडीशन को फुलफिल करते तो उसे मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है? सर मानना पड़ता है कई बार। तो फिर दबाव तो बन ही गया आपका। सर बन गया, परंतु सर जो कंट्री डिसीजन लेती है अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख कर सर लेती है। ऐसा नहीं है कि वो सर ब्लाइंडली उसको ऑब्जर्व करेंगे। यदि कंट्री को लगे कि इससे हमारी जो है इससे जो हमारी कंट्री पे जो है इसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े तो फिर वो पैसे नहीं करते हैं। ये पॉजिटिव और निगेटिव सॉवरेंटी क्या है? सर माफ कीजिएगा, मैं अभी इसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। डिफैक्टो या डिजूरे सॉवरेंटी? सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज में समझ नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि डिफैक्टो या डिजूरे सॉवरेंटी क्या है?
मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सर हाँ सर, मैंने सुना आपकी आवाज को। ओके। सर माफ कीजिएगा सत्ता और विधिता, संप्रभुता सर क्या होती है? सर मैं इसमें थोड़ा याद कर पा रहा हूँ, यदि आप अनुमति दें तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। पूर्णतः भी मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बताइए बताइए। सर जो डी फैक्टो सोवेरेंटी है, उससे में है कि जो रूलर है वो पूर्णतः सर सोवरेन होता है, परंतु जो सर डी जूरे होता है सोवेरेंटी, उसमें सर रूलर को ये तो दिखाया जाता है कि वो सोवरेन है, परंतु वो एक्चुअल मायने में सोवरेन नहीं होता है सर। अभी मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। तो ये बताइए कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन होना चाहिए परमानेंट मेंबर के तौर पे? सर मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सर वो सर इंक्लूसिवली पूरे कंट्रीज को रिप्रेजेंट नहीं करती है, पूरे कॉन्टिनेंट को सर, और इसलिए उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एक्सपेंशन कैसे हो सकता है? व्हाट इज द मेथड? सर जो एक्सपेंशन है इसके लिए अ, दो मेथड सर लाए गए थे कि जो टोटल मेंबर अभी 15, उनको सर बढ़ा के 24 करने की बात कही गई। तभी सर मैं थोड़ा सा रिविजन भूल रहा हूँ सर। तो सर उसमें जो है कि सर अच्छे और नए सर परमानेंट मेंबर बना दिए जाए। और सर मैं ये थोड़ा भूल कैसे रहा बनाया जाएगा? हूँ। क्या प्रोसीजर उसका क्या है? यूएन चार्टर में ऐसा कुछ है, बताया गया है वहां पे? हाँ सर, हमें यूएन का जो चार्टर है सर उसको रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरीके यूनाइटेड से, नेशन किस प्रक्रिया उसकी क्या है? सर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, और साथ ही जो कंट्री है, जो 2/3 जो इंडिविजुअल कंट्री है, वो अपने पार्लियामेंट से इस प्रस्ताव को पास करें, तब जाके जो है यूएन के चार्टर को रिफॉर्म किया जा सकता है। इनमें परमानेंट मेंबर्स का कोई रोल नहीं है? जो एग्जिस्टिंग परमानेंट मेंबर्स हैं उनका कोई रोल है या नहीं है? सर है तो वो सर वीटो ना लगा उसमें। वीटो? वीटो ना लगा सर उसको। कितने मेंबर हैं वहाँ पे सर 5 सिक्योरिटी परमानेंट काउंसिल? मेंबर हैं। हाँ कुल सर वहाँ 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 हाँ। नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो ये जो जनरल असेंबली में है ये पांचों वीटो ना लगाए? सर भाई इंटरनेशनल रिलेशन आपका टॉपिक है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे ऐसे प्रश्न। उसकी कोई प्रक्रिया विहित होगी ना आपके यहाँ यूएन चार्टर में कि परमानेंट मेंबर्स कैसे इंक्लूड किए जाएंगे? अच्छा, कोई भी मेंबर पर यूएन में कैसे शामिल हो सकता है? कोई भी स्टेट यदि जाना चाहे तो? उसकी कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी है, कुछ क्राइटेरिया है? कोई कंट्री यदि ज्वाइन करना चाहती है तो? सर माफ करिएगा, मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं चलिए था। ठीक है, ओके ओके। आईसीसीपीआर के बारे में आपने पढ़ा होगा, इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, 1966। चलो, आवाज नहीं आ रही सर। मुझे कुछ बताइए, कुछ पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बताएं आप, जो सिविल राइट्स है और पॉलिटिकल राइट्स हैं, ये दोनों में फर्क क्या है? सर सिविल और पॉलिटिकल राइट में क्या फर्क है? किन राइट्स सर को हम जो सिविल राइट्स कहेंगे?
सर जो सिविल राइट है सर वो एज अ कॉमन पर्सन अवेलेबल होते हैं सर, जैसे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गई सर, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हो गई सर, अनटचेबिलिटी अगेंस्ट अनटचेबिलिटी हो गई सर, ये सर हमें जो है सर सिविल राइट्स है। और सर राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन प्रोसेस हो गई सर, राइट टू वोट हो गई सर, पॉलिटिकल प्रोसेस में सर के लिए जो सर हमें राइट तो सर पॉलिटिकल राइट कही जाती है। नीरज जी मुझे ये बताइए कि इंडिया जो है वो रिफ्यूजी लॉ क्यों नहीं क्रिएट कर रही है? क्या ये होना चाहिए? इंटरनेशनल लेवल पे तो प्रेशर है और इस पे कन्वेंशन भी है। रिफ्यूजी पे लॉ होना चाहिए आपके यहाँ कि नहीं? सर जो अभी की जो सर कंडीशन है जो सर अभी की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है इंडिया की, तो सर मुझे लगता है कि अभी रिफ्यूजी लॉ इंडिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर इससे क्या हुआ कि सर काफी रिफ्यूजी आएंगे और जो हमारे जो रिसोर्स प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ेगा, जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर भी सर काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही सर अभी इंडिया में सर काफी प्रॉब्लम है जैसे सर आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, ठीक है, और आप रिफ्यूजी लॉ नहीं बना रहे हैं। हाँ भाई नीरज जी। सर सर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और सर अभी और सर अभी हमने और सर अभी हमने जो है बांग्लादेश पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी आए हैं अफगानिस्तान से इंडिया में, उनको सर हमने सिटीजन का दर्जा दिया था सर, जो सर 2014 से पहले क्या है। तो सर हम सर वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, परंतु जो सर रिफ्यूजी लॉ बनाने की बात है सर, उससे सर प्रेशर और डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रेशर जो प्रेशर है, रिसोर्स पे प्रेशर है काफी ज्यादा। इसका मतलब बाकी कंट्रियां जो लॉ बनाई हैं उनके यहाँ ये सारे चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बना रखा है। डेमोग्राफी उनकी चेंज हो जा रही है। सर एक सिक्योरिटी का भी इशू बढ़ने की संभावना है, तो सर मुझे लगता है कि भविष्य में जब परिस्थितियां वैसे अनुकूल होगी तो भारत जरूर एक रिफ्यूजी लॉ बनाएगा। आप ये बताइए इंडिया में टेररिज्म कैसे कम किया जा सकता है? 3 सजेशन दीजिए आप। सर जो टेररिज्म उसको सर कम करने के लिए हमें सर जो है अपनी जो सर्विलांस है सर उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि सर जो कैसे बैलेंस करेंगे आप इसको? सर्विलांस बढ़ाएंगे तो राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करेगी आपकी। सर बॉर्डर सर्विलांस हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ताकि सर कोई भी सर बॉर्डर सर्विलांस बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। तो है आपके यहाँ पूरा सर्विलांस लगा हुआ है। तो आपको डोमेस्टिक टेररिज्म नजर नहीं आता है? जो भी है वो इंटरनेशनल टेररिज्म है, हमारे घर में नहीं है कुछ। सर यहाँ भी सर है, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे? वो तो ऑलरेडी इंडिया में ही है सर्विलांस के थ्रू। सर जैसे अभी आर्मी ने जो सर टेररिस्ट उनको सर आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सर इसको और हम बढ़ाने की जरूरत। सर माफ कीजिए मैं उतना अच्छा ठीक है, चलिए मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, वेंथम को आपने पढ़ा होगा? सर मैंने पढ़ा। इनकी एक थ्योरी थी, यूटिलिटेरियन थ्योरी। जी सर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट इन नंबर। क्या है ये? सर बेंथम एक कहते हैं कि जो कि सर जो भी सरकार फैसला है
उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सर खुशी मिले। और सर इसको जो मिसयूज किया गया था सर, ब्रिटेन में कैपिटलिस्ट के द्वारा मिसयूज किया गया था कि सर वहाँ इसे वर्कर का जो था सर वो एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया था। तो सर कहते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो सर वर्कर को काफी ध्यान ना देकर जो कैपिटलिस्ट है अपने प्रोडक्शन को, प्रॉफिट को ध्यान में रखने लगे थे। और इससे सर क्या होता था कि सर उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा था। सर बेंथम ने एक कहता है कि जो सर कि सर जो हैप्पीनेस उसको मेजर किया जा सकता है। उसके लिए सर उन्होंने कुछ कैलकुलस की बात की, सर फेलिसिटी कैलकुलस हम कहते हैं। और सर इसको जो मॉडिफाई किया गया था वो जेम्स मिल के द्वारा किया गया था। और सर उन्होंने ये कहा था कि जो हैप्पीनेस वो सिर्फ क्वांटिटेटिव फॉर्म में बट क्वालिटेटिव फॉर्म में भी हमें देखना चाहिए। और इसीलिए सर वो कहते हैं कि जो है क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं? यस यस, गॉट योर पॉइंट। क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है नीरज जी? सर जो क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे सर श्रीलंका में हम देखते हैं, जहाँ सर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों सर पावर में होते हैं एक साथ। सर श्रीलंका में सर हम देख पा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू नीरज। शौर्य सर चलो इसे अनालाइज करते हैं, काफी सवाल हो गया, और सवाल जो है नहीं। जी सर, जी सर। या नीरज, हाँ सर। भाई मेरा आपके लिए फीडबैक बहुत ही अच्छा है। आपने ईमानदारी से संघर्ष किया है, पढ़ाई की है, आपका लहजा भी मुझे बहुत अच्छा लगा और ज्यादातर चीजें अच्छी हैं। आपकी जो थ्रू आउट आपका इंटरव्यू रहा उसमें आपके चेहरे की जो वास्तविक मुस्कान है वो बनी रही, आपका भोलापन बरकरार रहा। अगर बहुत ही ज्यादा बाल की खाल निकालने पर आ जाए तो हम 2-4 चीजें बस आपको बताना चाहते हैं ताकि वो आप सुधार कर लें, तो उससे आपको और थोड़ी हेल्प मिल जाए। जैसे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उससे बहुत अधिक मैच्योरिटी की आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि अभी आप कैंडिडेट हैं, लेकिन अगर बोल ले जाइए तो अच्छा है। जैसे जब बात हो कि आप सरकारी सेवा में क्यों आना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर, तो इस पर खूब विचार कर लीजिए, खूब विचार कर लीजिए कि कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोलना है जिससे शिक्षा के क्षेत्र को प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र से तुलना करनी पड़ जाए, तो उससे खुद बचना चाहिए। आपसे कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आप ट्राई कर रहे हैं तो बोलिए हाँ सर, मेरे लिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मैं उसे भी बहुत ऊंचे दर्जे का मानता हूं। जो जो मैंने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए आप और अपने आर्ग्यूमेंट्स बना लीजिए कि सर वो तो है ही, बहुत ही बड़ा काम है समाज के लिए। अब जब हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, ये है वो, बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। और फिर बोलिए कि एक ये भी एक अवसर जो है वो बहुत सारे लोगों की एक साथ एक पद पर रहते हुए जो है वो एक जिसे कहते हैं ना सेवा का जो अवसर है वो इसका भी बहुत ही विहंगम है। जो लोक सेवा है उसका भी, प्रशासनिक सेवा का भी जो अवसर दिया जाता है इसमें, स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बात सही है, इसमें कुछ गलत आपने नहीं बोला, एकदम सही बोला और बहुत अच्छे से बच के निकलने की कोशिश की। और लेकिन तुलना मत करिए, दोनों की तुलना मत करिए। वो आप ये बोल दीजिए, ज्यादा हो जाए तो बोलिए कि सर मेरे लिए एक अभ्यर्थी के रूप में मुझे जो है वो सुरक्षा चाहिए, अपने करियर के लिए अच्छा काम करना चाहता हूँ, योगदान करना चाहता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ चाहता हूँ कि मेरी और मेरे परिवार की जो है वो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा भी रहे। तो इसलिए सर जहां जहां संभव हो पा रहा है मैं प्रयास कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहा हूँ सर, और जहां भी मुझे मौका मिलेगा वो मेरे लिए जो है वो सौभाग्य से कम नहीं है। ऐसा करके आप वहां से, उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की आवश्यकता है नहीं एक्चुअली, सच पूछिए तो। ठीक है, फिर इजराइल फिलिस्तीन वाले पर आपने बोला तो बहुत अच्छा। मैंने कहा था कि इंडिया में क्यों किसी को प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाना चाहिए, तो आप थोड़ा सा कैटेगोरिकल हो गए। इतना टाइट नहीं हो जाना है कि नहीं 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 मिलनी चाहिए, ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो भारत के विदेशी संबंध बिगड़ जाएंगे। बात आपकी सही है, आप पर्सपेक्टिव सही कर रहे हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव थोड़ा थोड़ा मॉडरेट करिए, थोड़ा, ठीक है। उतना हार्शली ना बोलिए कि नहीं नहीं मिलना चाहिए। आप बोलिए कि यदि रेगुलेटेड वे में हो, बिना भारत के एक राष्ट्र के रूप में भारत की जो कूटनीतिक जो इंटरेस्ट है, जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है इंडिया के, उन कूटनीतिक हितों का कहीं जो है वो क्षरण ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हुए सरकार जो है वो सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड है ये डिसीजन लेने के लिए कि किस प्रकार के आंदोलनों और प्रदर्शनों की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि वैसे भी प्रदर्शन की जो है वो जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के परमिशन से ही होते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन तो ली ही जाती है।
तो बस आप इतना बोल के वो अपने हट जाना है। फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि आप थोड़ा जल्दबाजी कर गए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को थोड़ा जल्दी आपने जो है वो राइट ऑफ कर दिया बिहार में। हमारा ऐसा मानना है दोस्त कि अभी भी लॉ एंड ऑर्डर टॉप 3 नहीं तो टॉप 5 में तो है ही है यार। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है अभी, आप इस पर अपना विचार डेवलप कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। डेटा ड्रिवन, इसमें विचार डेवलप कर लेने का मतलब ये नहीं कि हम जो है कयास लगाएंगे। डेटा ड्रिवन, अगर कोई चार्ट हो जो है स्टेट वाइड सर्वे किया हुआ है किसी ने, कोई अच्छे किसी इंस्टीट्यूशन या एनजीओ की रिपोर्ट है, तो थोड़ा सा डेटा या सरकार के ही आंकड़े हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बढ़ रही है घट रही है, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप सही भी हो, क्योंकि मुझे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में एक डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं मालूम, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ होमवर्क करने को, है ना। इस पर होमवर्क कर लीजिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिहार में अभी भी रेलेवेंट है कि नहीं है और किस नंबर पे आनी चाहिए। फिर आपने देखिए एक छोटी सी मिस्टेक की जो कि बहुत इजीली सुधारी जा सकती है, क्योंकि आप थोड़ा सा हैंगओवर में चले गए। हमने आपसे पूछा था कि क्रिकेट से आपने क्या सीखा है जो आपके जीवन में आप काम में ला सकते हैं, और आपने जवाब दिया प्रशासनिक सेवा में क्या काम में ला सकते हैं वो, है ना। तो वो आपका बायस है जो बार बार प्रशासनिक सेवा, हाँ जीवन में मैंने पूछा था, आप रिप्ले करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रहेगा गेम वही, मोरलेस वही रहता है, उत्तर वही रहता है, लेकिन आप अपनी तरफ से उसे घटाइए मत, है ना। तो जैसे मान लीजिए सवाल आ ही जाए, ऐसा मुझे लगता है कि ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ठीक है टीम वर्क वगैरह आपने बोला। एक अच्छी चीज क्रिकेट में मेरा विचार ये है कि एक अच्छी चीज ये है कि बॉल बाई बॉल प्ले करने का वो नसीहत देता है। आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते, यू विल हैव टू प्ले ऑन द मेरिट्स ऑफ द बॉल। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सीख है जिंदगी के लिए कि बॉल बाई बॉल प्ले करना चाहिए लाइफ को, किसी प्रेजुडिस, किसी बायस, किसी प्री डिसीजन से जो है वो नहीं रहना चाहिए। जैसे जीवन आपके पाले में गेंद फेंके उस प्रकार से आप, तो ये लाइफ के लिए एक बड़ा बढ़िया लेसन होता है। ठीक है, और फिर जो है मेंटल हेल्थ के बारे में मैम ने जो आपसे सवाल पूछा था उस पर आप बेहतर उत्तर कर सकते, आप भी जानते हैं कि उस पर अच्छा उत्तर कर सकते थे, तो उस पर थोड़ा और मेंटल हेल्थ योग तक सीमित नहीं है, बहुत सारे आयाम हैं, विशेष रूप से लोक सेवक के जो जीवन है, उसकी जो दिनचर्या है। फिर आपने धीरे धीरे पकड़ लिया उस चीज को, लेकिन उस पर अच्छा विचार कर लीजिए। फिर एक छोटी सी चीज है, हालांकि बाल की खाल निकालने जैसा हो जाएगी, लेकिन मैम ने पूछा कि नीरज आप ऑफिसर सिर्फ ऑफिसर ही होता है? नहीं, मैम ने पूछा कि सिर्फ नेता ही लीडर होते हैं या ऑफिसर भी लीडर हो सकता है? तो आपने अपने उत्तर की शुरुआत की कि नहीं मैम, ऑफिसर भी एक लीडर होता है। तो उसमें नहीं मैम कहने की जरूरत नहीं, सीधे उत्तर बोलिए कि ऑफिसर भी एक लीडर हो सकता है मैम, दैट्स बेटर। नहीं मैम का जरूरत नहीं है उसमें। हालांकि ये फ्लो का क्वेश्चन होता है, यू विल नॉट बी एबल टू ऑलवेज रेशन योर वर्ड्स, लेकिन मेरा काम बताना है, जो हो पावे कर लीजिएगा। आपने अच्छा उत्तर दिया वुमेन डेवलपमेंट और वुमेन लेड डेवलपमेंट में, लेकिन अच्छा होता कि आप कहते कि अगर वुमेन लेड डेवलपमेंट हो रहा है तो वुमेन डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। अगर वुमेन लीडरशिप पोजीशन पे है डेवलपमेंट करने के, तो वुमेन का डेवलपमेंट तो ओवरऑल तो हो ही रहा है। तो दोनों समुच्चय जो है, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। if the women are in a position to lead their own development, to devise policies for themselves, तो ये तो बहुत अच्छा संकेत है, तो वुमेन डेवलपमेंट का एक बहुत बढ़िया संकेत है, तो ऑलरेडी हो ही रहा। किसका चल रहा है ये? अनुज आपका है क्या? नहीं सर, मेरा नहीं है। हो गया सर, हो गया सर। और एक नीरज भाई बताते हैं आपको, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती, हमको लगता है थोड़ा और आपको मतलब इसको और थोड़ा सा विजनरी आंसर देना चाहिए। किसी रिपोर्ट पे बहुत हमेशा हम लोगों की टेंडेंसी होती है, हमको बताया जाता है कि जो है डेटा के बेसिस पे ही बात करना चाहिए, लेकिन वो ठीक भी है, वो ठीक भी है, लेकिन सर इसका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कंट्री ने हंगर पर विजय प्राप्त कर ली है, कुपोषण पर नहीं प्राप्त की है। इन्होंने पूरा उत्तर ही गलत दिया है। सर जबरदस्त सर, जी सर। और वैसे भी दोस्त हमको लगता है कि बहुत बड़ा ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा है, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है अगर बोलना है तो किसी हेल्थ के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर अगर आप बोल रहे हैं तो उसका विजन और स्केल थोड़ा बड़ा रखिए,
तो ऐसे जैसे यही चीज हमको बोलना हो, मान लीजिए मजबूरी आ जाए, कि मजबूरी क्या, मान लीजिए यही बात सच्चाई है कि जो है मेल न्यूट्रिशन इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, तो हम उसको ऐसे बोलेंगे कि भाई कि मेल न्यूट्रिशन किसको अफेक्ट कर रहा है? कंट्री के यूथ को, बच्चों को इफेक्ट कर रहा है ना। दे कैन नॉट बी बेटर सिटीजन्स, दे कैन नॉट बी बेटर ह्यूमन रिसोर्स अनलेस दे आर डन विद दिस थिंग। आप समझे मेरी बात जो हम कह रहे हैं, कि उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड तक या किसी डेटा सेट तक सीमित न रखिए, उस पर राष्ट्र की संकल्पना पर उसका क्या प्रभाव है, राष्ट्र के भविष्य पर उसका क्या प्रभाव, ये जरूर बोलिए। नहीं तो श्योर है, हंगर के बजाय व्हाट वीरेंद्र इज आल्सो सेइंग इज मेल नरिशमेंट is a biggest problem. Hunger somehow government accept नहीं करना चाहती है, but malnourishment, I don't know Hindi word क्या होगा, you can just tell him. कुपोषण है सर, पोषण is a biggest problem. That's I think the right way to look at it. सर ने आदरणीय शर्मा सर ने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था आपसे कि माहौल के लिए, माहौल ढूंढते ढूंढते बाहर जाना क्या ठीक अप्रोच है? उसमें आप कोविड-19 जब से आ गया है तब से ऑनलाइन होने लगा है, तो जरूरत ही नहीं, सीधा टू द, आपने बाद में पुछल्ला बाद में बोला, पहले जो टू द पॉइंट है उसको, जो मेन पॉइंट है वो पहले बोल देना है नीरज, बस क्रमिकता थोड़ी सी अपनी चेंज करिए कि तो आप अब भाई जी क्या एक विद्यार्थी के रूप में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेगा कि सर जो है माहौल का बहुत प्रभाव पड़ता है, और उसकी खोज में, एक बेहतर माहौल की खोज में बाहर जाना विद्यार्थी की विवशता है। ठीक है, कई बार निर्णय होता है लोगों का, लेकिन कई बार विद्यार्थी की विवशता भी हो जाती है। तो अगर कहना ये, हम नहीं कह रहे कि ये सही उत्तर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि बोलना है तो टू द पॉइंट पहले वही बात बोल दीजिए, फिर उनको पूछने दीजिए कि अभी भी वो रिलेवेंट है क्या, जब ऑनलाइन सब हो गया है तो देन योर आंसर स्टार्ट्स कि हाँ सर अब काफी हद तक उसका समाधान किया जा रहा है, ऑनलाइन आ गया है, गांव-गांव तक पहुंच हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो विद्यार्थियों का जो एक सामूहिक अध्ययन का जो एक समूह का जो प्रभाव पड़ता है, एक समुदाय का प्रभाव पड़ता है, प्रतियोगी तत्व है उस पर, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे माहौल में ही संभव है। वो आपका आंसर है, लेकिन कहने मतलब उसमें कोविड-19 से शुरू नहीं कर सकते। जब सवाल सीधा सीधा है कि क्या माहौल के लिए बाहर तलाश करते हुए जाना अच्छा है, तो बोला हाँ सर, मुझे लगता है कि जिस प्रकार क्षेत्रीय विषमता है शिक्षा को भी लेकर, वहां पर कुछ ऐसे केंद्र हैं जो विकसित हुए हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता में अपने आप को थोड़ा उन्होंने जो है वो जो स्थापित किया है, तो एक जो है दूर दराज के इलाके के विद्यार्थी के लिए लगभग एक विषय व्यवस्था हो जाती है कि वो जो है उस माहौल को प्राप्त करने का प्रयास करें। ऐसा कह के कुछ आप निकल सकते हैं, कहने का मतलब है। फिर मैं कहूंगा आपने ओवरऑल अच्छा आंसर दिया, जो सर का था कोविड वाला, ये सुसाइड वाले पर भी थोड़ा सोचेंगे तो और बेहतर आप बढ़िया आंसर दे देंगे उसमें। फिर मुझे इस बात से थोड़ी सी निराशा है, निराशा क्या कह लीजिए, असंतुष्ट हूं मैं। कैप्टन विक्रम बत्रा पे आपको और कुछ ट्रेट का बात करना चाहिए कि उन्होंने ये डायलॉग बोला था, दिल मांगे मोर, इसलिए हम बहुत जीवन टर्न हो गया। ठीक है, ये सब सच भी हो सकता है, इट कैन बी एब्सोल्युटली फैक्चुअल, लेकिन आप किसी को आदर्श जब बना रहे हो तो उसके चरित्र में कौन सा वो आदर्श है जिसने आपको जो है प्रेरित किया है, उसके चरित्र का आदर्श क्या है। ये तो मैनिफेस्टेशन है सिर्फ कि उन्होंने बोला दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर के पीछे कितना बड़ा फिलॉसफी है, आप समझ रहे हैं विक्रम बत्रा जी का क्या फिलॉसफी है, कि मतलब और क्या दे देगा आदमी, जिंदगी दे दिया देश के लिए, आप समझिए बात को। तो जो जिसे कहते हैं राष्ट्र सेवा परम सेवा का जो सिद्धांत है, इसके पीछे वो है ना, एक तो नंबर एक आपने बता ही दिया कि कहीं ठहरना नहीं है, चलते जाना है, जो है जिसे कहते हैं स्टॉप नॉट, विवेकानंद जी ने जो कहा कि स्टॉप नॉट अंटिल यू आर देयर। तो एक तो वो आपने सीखा कि दिल मांगे मोर मोर मोर, अपने जो चुनौतियां हैं उनको आगे जो है उनके बार जिसे कहते हैं रेज करते जाना है। एक तो ठीक ही है, तो इसको इसी तरह से बोलिए, दिल मांगे मोर पे रुक ना जाइए, और फिर बोलिए कि जो है राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व जो है वो न्यौछावर कर देने से बड़ा तो कोई आदर्श है नहीं ना, आज भी समाज में उससे बड़ा क्या आदर्श है। तो ये दोनों चीज आप अच्छे से बोल सकते हैं, तो इसको अच्छे शब्दों में पिरोने का प्रयास कीजिए। और वो गड़बड़ा दिया, एक ही सवाल का आपने जो है वो गलत जवाब दिया, मैं कहूँ गलत, फैक्चुअली तो गलत वो है ही, मेल न्यूट्रिशन और पुअर पॉवर्टी हंगर वाला, ये कंसेप्चुअली गड़बड़ा गए, हमको अच्छा नहीं लगा। ये आप अच्छा कर सकते हैं, व्हाई पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस। ठीक है, आपको मेथोडोलॉजी से ही शुरुआत करनी चाहिए थी और काम आपका हो जाता। मेथोडोलॉजी जो होती है विच इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड, तो क्या वो साइंटिफिक मेथड जो है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होते हैं? अगर होते हैं तो मैटर हो गया। तो साइंटिफिक मेथड के बारे में आपको जानना पड़ेगा, है ना, कि प्रत्यक्ष क्या होता है, अनुमान क्या होता है,
उसका संदर्भ क्या होता है, इस तरह के जो है 4-5 स्टेप्स होते हैं साइंस में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कीजिए, ऑब्जर्वेशन से फिर हाइपोथेसाइज करिए, हाइपोथेसाइज करने के बाद एक्सपेरिमेंटेशन करिए, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद इन्फरेंस निकालिए, इन्फरेंस के बाद वो हाइपोथेसिस जो है वो प्रिंसिपल बन जाती है, डॉक्ट्रिन बन जाती है, ठीक है भाई। तो ये जो मेथड्स हैं अगर वो एप्लीकेबल होंगे तो पॉलिटिकल साइंस है। एक ये अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि साइंस हियर हैज नॉट बीन यूज्ड इन इट्स स्ट्रिक्टेस्ट मेथोडिकल सेंस, बट बिकॉज इट हैज द इम्पैक्ट साइड ऑफ साइंस, उसके बेसिस पे इम्पैक्ट साइड उसका एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको ये बहुत बेसिक प्रश्न है, आप जेआरएफ हैं, पॉलिटिकल साइंस है, तो इसलिए आपसे अपेक्षा है कि आप इसका बहुत ही बढ़िया उत्तर देंगे कि सामने वाला भी जो है वो प्रसन्न हो जाए कि हाँ ये एकदम सारगर्भित उत्तर है। मेरा यही कहना है। मैं वाकई आपसे मतलब जेन्युइनली कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं आपके इंटरव्यू से, और आप अच्छा करेंगे। आप जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे, चाहे आप शिक्षक भी बनेंगे तो अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। राज, मेरा 2 ही ऑब्जर्वेशन है। एक तो जो आपका सीवी है, जो आप खुद लिखकर बताएंगे जेआरएफ किया, पॉलिटिकल साइंस, तो इन इश्यूज पर तो आपको थोड़ा डेप्थ ज्यादा होना चाहिए। आपको जो नए इश्यूज जितने आए हैं क्वेश्चन में, उस पर आपने ठीक डेप्थ में आंसर किया, बट जो आपका ही विक्रम बत्रा, मैं भी कि आप विक्रम बत्रा के बारे में बहुत कुछ आपके पास कि उसने स्कूल कहाँ किया, वो पढ़ा कहाँ, उसके बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। थोड़ा और डेप्थ में जो आप अपने आप ही बोल रहे हैं उस पर थोड़ा डेप्थ और चाहिए। बाकी यूर एक्सीलेंट इन रिप्लाइंग। एक और थॉट, हालांकि मैं एक्सपीरियंस नहीं किया इंटरव्यू में, वीरेन बता रहा था कि देयर कैन बी सम कॉन्ट्रडिक्शन कभी कभी बोलने में। तो ये मैं पहले भी कई मॉक इंटरव्यूज हो चुके हैं, मैंने कभी ये शेयर नहीं किया। मुझे अभी याद आया, मैं खुद जब इंटरव्यू दिया था सिविल सर्विसेज का, so there was a situation where I was asked ऐसे क्यों है, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एंड आई थॉट आई वाज कॉन्ट्रडिक्टिंग, मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। तो इसमें एक प्रिंसिपल याद रखना चाहिए आपको कि जितने लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, उन्होंने लाइफ ज्यादा देखी है, ज्यादा पढ़े हैं, वो ज्यादा सोसाइटी में इंटरेक्शन हुआ है उनका, तो उनके व्यूज, हमारे व्यूज जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आर बेटर इवॉल्व, वाइल योर व्यूज आर इवॉल्विंग। आपके व्यूज अभी बन ही रहे हैं। तो अगर जैसे मैं एक एग्जांपल ही लूं कि हंगर पर आपने बोल दिया और कोई इंटरव्यूअर बोलता कि हंगर कहाँ है देश में तो कहीं हंगर है ही नहीं, देयर आर नो हंगर डेथ्स, भूख से कोई मरता नहीं है इंडिया में, ये ऑफिशियल स्टैंड है, वो मे बी राइट है। तो मैल नरिशमेंट, सो यू शुड, इसको अब कैसे निकलेंगे अगर ये सिचुएशन आ जाती? तो मैं आपकी जगह ना तो मैं ये बोलता कि मैं यंग एज में हम सब वी हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोल दूंगा, आप नहीं समझ पाए तो मेरे को बताइए। स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं, तो मैल नरिशमेंट इज अकिन टू हंगर व्हेन वी आर यंग, तभी मैं मैल नरिशमेंट को भी हंगर में इंक्लूड कर रहा हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम, उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपके व्यूज फिर कैसे इवॉल्व हो रहे हैं 10 साल में, और आज में आपके व्यू कैसे इवॉल्व हुए हैं। जब मैं मैंने स्टैंड लिया कि मेरे भी व्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, एंड इट टेक्स टाइम एंड मैच्योरिटी फॉर व्यूज टू इवॉल्व। उन्होंने पूछा कैसे इवॉल्व होते हैं, बताइए कैसे व्यूज इवॉल्व होते हैं, आप बता सकते हैं क्या? कैसे आपका सोच कैसे इवॉल्व हो रही है, किस वजह से इवॉल्व हो रही है, बताइए। बताओ नीरज, ट्राई दिस। सर अभी सोसाइटी में सर अभी मैं उतना मैच्योर नहीं हुआ। हाँ, बट कैसे इवॉल्व होती हैं, जल्दी कैसे इवॉल्व होती है, जल्दी मैच्योरिटी कैसे आती है? जस्ट लिसन द क्वेश्चन। जो भी सर सिचुएशन हम फेस करते हैं सर, वहां से हम कुछ चीजें सीखते हैं और फिर वहां से हम एक व्यू क्रिएट। चलो, मेरा जवाब ये था कि जब हम बड़े लीडर्स को, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो, पॉलिटिकल लीडर्स हो, फैमिली में लीडर्स हैं, इनकी बात सुनते हैं, इनकी स्पीच सुनते हैं, महात्मा गांधी की स्पीच सुनते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, दादा दादी के अनुभव सुनते हैं,
आसपास के लोगों से टीचर जब अपना अनुभव सुनाता है, एक्सपीरियंस देखते हैं कि सड़क पर झगड़ा हो रहा है तो झगड़ा क्यों हो गया, तो ये सब चीजें अगर हम जल्दी अब्सॉर्ब करें तो हमारा थॉट्स इवॉल्व फास्टर हो जाते हैं। ये मेरा जवाब था। तो मैं इसी राज्यपाल की बात को थोड़ा ठीक करता हूं। अध्ययन, पठन, सुनना या श्रवण, अवलोकन, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण चीज है व्यक्ति की विकास यात्रा में। ये जितनी जल्दी विकसित होता है व्यक्ति उतनी जल्दी परिपक्व होता है। अब अगला सवाल राज्यपाल कर सकते हैं, आप ऐसा क्या करोगे कि ये जल्दी विकसित हो? बोलो हम ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे, लोगों से आर्गुमेंट कम करेंगे, लोगों की बात समझने की कोशिश करेंगे, समाज का ज्यादा अवलोकन करेंगे, इससे हमारी संवेदनशीलता भी आएगी, परिपक्वता भी आएगी। तो शायद राज्यपाल यहाँ से कन्विंस होना ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे। यस। तो ये लाइन जो है ये तब आपको यूज करना है जब आपको लगे कि मैंने कुछ ऐसी चीज बोल दी जो बहुत डायरेक्टली कुछ चीज से कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज द ऑफिशियल पोजीशन। अगर ऐसे कई सिचुएशन में फंस जाओ इंटरव्यू में, हमेशा ये याद रखिए, ये मानना बेटर है कि मेरे व्यूज इवॉल्विंग है सर, आप सभी के पास लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस है, बट मेरे व्यूज इवॉल्विंग है, मेरी एज भी यंग है, I want to do things much faster. I am impatient as any youth is, but I am also evolving. ये वाला लाइन आप कहीं बैक ऑफ द माइंड रखिए कि कभी अगर बहुत हंगर और मैलन्यूट्रिशन टाइप की सिचुएशन में फंस गया। ये जब मैं इंटरव्यू दिया था तब किसी से पूछा गया था कि हंगर डेथ्स कितने लोग देश में भूख से मरे हैं, और उस आदमी ने कुछ रफली बता दिया कि इतना। तो इंटरव्यू पैनल वाज वेरी अपसेट कि आर देयर हंगर डेथ्स। देश में भूख से कोई मरता ही नहीं आज की डेट में। अनफॉर्चुनेटली ऑफिशियल पोजीशन यही है, भूख के कारण और कोई बीमारी हो जाती है उससे मर जाता है। तो उसको मार्क्स काफी कम है कि ऑफिशियली आप कैसे बोल सकते, जब सरकार ही नहीं मान रही है कि भूख से मरे लोग, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो भूख से मरे। और उसे मार्क्स काफी कम आ गए उस इंटरव्यू में, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आया कि एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल यू आर अप्लाइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब एंड आप गवर्नमेंट के व्यू से बिल्कुल ही एग्री नहीं करते कि हंगर डेथ्स है। गवर्नमेंट बोलती है हंगर डेथ नहीं है, आप कोई रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, कहीं लिखेगा नहीं कि हंगर से डेथ हुई है। तो इस टाइप के सिचुएशन में फंसने से उसको कैसे ये वाला प्रिंसिपल यूज करके कि आई एम एन इवॉल्विंग पर्सन, आई एम अ यंग पर्सन, ये वाला लाइन आप याद रखिए। जस्ट याद आया इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। दैट्स इट वीरेन, अदरवाइज आपने बहुत अच्छा किया। चलो थैंक यू राजगोपाल। चलो यार, क्या नीरज स्टार्ट करते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के सवाल से। आई वॉज नॉट हैप्पी जब आपने उसका आंसर किया, आपने अरिस्टोटल का इस्तेमाल नहीं किया। यू कैन यूज द अरिस्टोटल। याद है अरिस्टोटल ने क्या कहा था? अरिस्टोटल ने जो पहले आदमी थे जिन्होंने बोला कि जो उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की वर्किंग डेफिनेशन दी, उन्होंने क्या बोला कि पॉलिटिकल साइंस वाज ए पावरफुल एंड डायनेमिक ब्रांच ऑफ साइंस। अगर आप याद करो, और जो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ गवर्नेंस की है बाय द एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड जनरली साइंटिफिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस। ये अगर आप ये सब टर्म्स का इस्तेमाल किए होते तो शायद बेहतर होता है। और जो पॉलिटिकल साइंस से एग्जामिन क्या करता है, स्टेट और उसके ऑर्गन्स के इंस्टीट्यूशंस को कैसे करता है, साइंटिफिकली करता है। तो ये थोड़ा सा जो आंसर है आपका और बेहतर हो सकता था, ये आपका थोड़ा सा बेहतर नहीं हुआ। दूसरी बात, हम आते हैं आपका जो एक आर्टिकल 19 का इस्तेमाल किया था, जो शायद शौर्य का सवाल था कि हम अपने यहाँ इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर कोई भी कहते हैं अनशन या आंदोलन या प्रदर्शन नहीं होने दे रहे हैं। एक फुल टॉस गेम थी, आप मिस कर गए आर्टिकल 19(2) से। आर्टिकल 19(2) में लिखा हुआ है एक्सेप्शन हो सकता है अगर वो फ्रेंडली रिलेशंस को इम्पैक्ट करता। पढ़िएगा इस इंटरव्यू के बाद, अगर आप उसका इस्तेमाल करते आपका आंसर हो जाता, आप मिस कर गए। सर मैंने आप बात में जाकर वही चीज बताई थी सर को, रिलेशन जो हमारे हो जाएंगे। अच्छा चलो, हाँ। दूसरा
एक अटल बिहारी वाजपेयी का इसमें स्पीच वायरल हो रहा है, जो स्पीच फिलिस्तीन के पक्ष में है। तो नाउ इंडिया हैज चेंज इज स्टैंड। अगर अटल बिहारी वाजपेयी के हम इस भाषणों को देखें तो आप इसको तैयार को, मैं सवाल पूछता वही सवाल पूछता, आप उसको जरूर तैयार रखो। वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो, और आपका चूंकि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है इसलिए आप उसमें ध्यान रखें। दूसरा, आपको अपने स्ट्रांग और वीक पॉइंट के बारे में हल्का सा कंफ्यूजन है। जो आपने वीक पॉइंट लिखे हैं बाकी सारे आपके, वो सब आपके स्ट्रांग पॉइंट हैं। जैसे आपको राज्यपाल ने एक्सप्लेन किया, आप लोगों पर विश्वास करते हैं, स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट नहीं है। आप बोला मेरा वीक पॉइंट है मैं समाज पर संवेदनशील हुआ, स्ट्रांग पॉइंट, वीक पॉइंट नहीं है। आपने जितने वीक पॉइंट लिखे हैं सब के सब आपके स्ट्रांग पॉइंट है। आप उसको फिर से रिविजिट करो, फिर समझने की कोशिश करो। सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हो, अध्यापक क्यों नहीं बनना चाहते हो, इसका प्रैक्टिकल आंसर शौर्य ने बताया, राज्यपाल ने हिंट किया था। आप ये भी कह सकते हो ना कि लेक्चरशिप मिलती कहाँ है, मुझे एक रोजगार भी तो चाहिए। और कभी भी आप अध्यापक बनाम सिविल सर्विसेज के सवाल में आप अध्यापक को आप नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल मत करो, वो उचित नहीं होगा। समाज में शिक्षक का दर्जा ऊंचा होना चाहिए, इसमें तो कोई बड़ा बहस की बात तो है ही नहीं। और आपने जो सवाल था क्रिकेट में हमने क्या सीखा, आपने इतनी, शायद में 6 बार इस्तेमाल किया प्रशासनिक सेवा का, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप उस काउंट मेरे ख्याल से 6 बार किया था आपने, अभी आपको मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, आप पढ़ना, वो कोई जरूरत नहीं थी। सिंपल सी बात थी कि क्रिकेट से क्या सीखा गया। क्रिकेट क्या सिखाता है, टीम स्पिरिट है, पेशेंस है, फिजिकल फिटनेस है, स्ट्रेटजी है, और एडवर्स सर्कमस्टांसेस में काम करना है। हारा हुआ मैच आप जीते हो क्या है, आप सवालों का आंसर आप फिलोसफिकल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देने की कोशिश करो। आपकी हॉबी क्रिकेट है लेकिन आपने क्रिकेट तैयार नहीं किया है, आप क्रिकेट तैयार करो। उसका कारण क्या है, वर्ल्ड का पूरा हर आदमी पूरा मैच देखता है, हर आदमी एनालिसिस देखता है, आप उसको तैयार करो। आपकी हॉबी क्रिकेट है, आप ये नहीं बता पाए कि कुलदीप यादव कौन है, आपको स्ट्राइक ही नहीं किया। कुलदीप यादव इसमें एक सेंसेशन की तरह आए हैं, बहुत नाम हो रहा उनका। और इंडिया ट्रेडिशनली बैट्समैन की टीम हुआ करती थी, ये पहला वर्ल्ड कप शायद है मेरे हिसाब से जिसमें बॉलर मैच को आगे लेके जा रहे हैं। ये बॉलर्स गेम है कि बैटिंग गेम है, आप इसको तैयार करो। जैसे जागोली श्रीनाथ का बोलना है इट्स ए बैट्समैन गेम, और कई लोग बोलना है इट्स बॉलर्स गेम। इसको आप तैयार करो, आप इसको आप ठीक से तैयार करो। इंडिया का एक्स फैक्टर क्या है, ये आपको और अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये सब फुल टॉस बॉल थे, आपको उस फुल टॉस बॉल पे ध्यान देना चाहिए। फुल टॉस बॉल हमसे हैंडल हुई नहीं, वो शायद हैंडल होती तो और आप बेहतर हैंडल कर सकते थे। इसी के जो सवाल थे उसके बारे में उन्होंने बताया, जो मेंटल वाला जो हेल्थ का इश्यू उसको और ध्यान दो। मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ योगा नहीं है, उस आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत कुछ लंबा है। एक आप पंचायत सीरियल आप देखो, जैसे ही लेडीज इंपावरमेंट पे सवाल आएगा, 33% रिजर्वेशन पे आएगा, पंचायत सीरियल में जो प्रॉब्लम दिखाई गई है कि एक महिला गांव प्रधान बन जाती है लेकिन वो करती कुछ नहीं, सिर्फ अंगूठा लगाती है। लेकिन उसी सीरियल में एक और कहा गया है कि पास के गांव की प्रधान है, महिला सारा काम करती है। तो जनाब आप उसको भी समझने की कोशिश करो, यह एक समस्या है। और ये कहा भी जा रहा है कि महिला जो रिजर्वेशन बिल है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को इनकरेज करेगा। आप इसको जरूर सुन रहे होंगे, तो आप इसको भी तैयार करो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। लीडरशिप क्वालिटी क्या है, लीडर कौन होता है, आप बोला विजनरी है, विजन है, गोल सेट करता है, पाने के लिए प्लान, ठीक बात है, इसको आप और बेहतर बनाने की कोशिश करो। और आपका सवाल क्या था, G20 आप और अच्छा तैयार करो, और अच्छा तैयार करना चाहिए था आपको। सवाल बहुत अच्छा था कि इंडिया ने किस तरह से रोल उसमें आगे बढ़ाया है। महिला नेतृत्व पे आप जरूर पढ़ो। एक आप तैयार करो जातिगत जनगणना, वो मस्त तैयार करना, क्योंकि बिहार में आप जा रहे हो, बिहार में सवाल आएगा, उसको आप पूरी, उस पर बहुत आर्ट के लिखे गए हैं, आप उसको पढ़ो। आप देश के सम्मुख सब चुनौती क्या है, उसमें बहुत लंबा डिस्कशन शौर्य ने, राज्यपाल ने, दोनों ने कर दिया। कोटा वाली बात को और समझो, सवाल था राज्यपाल का, कोटा, सरकारी नौकरी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में सरकारी नौकरी कैसे काम करती है, बड़ा पॉजिटिव सवाल है ये, आप इसको आंसर कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं। दूसरा, राज्यपाल बोला अगर 270 मैच बना दी थी पाकिस्तान तब क्या होता, मैच तब पलट सकता था। कल के मैच को आपने फिर गलत आंसर दिया कि कल के मैच को बैट्समैन, यानी बॉलर जीत चुके थे मैच। आज 50 ओवर के मैच में 190 91 रन बना के कोई मैच नहीं जीत सकता है।
वेस्ट श्रीलंका ने शायद साउथ अफ्रीका ने 408 रन बनाए थे, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है, और उसके जवाब में श्रीलंका में 30-20-25 रन बना दिए थे। आजकल 191 रन 20 ओवर के रूप में बनते हैं। आपका सवाल ही, आप आंसर बिल्कुल गलत हो गया कि 191 रन बनाकर कोई टीम डिफेंड करे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है, और इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो आपका जवाब ये होना चाहिए था कि कल का मैच बॉलर्स ने ही जीत दिया था, या आप इसको और बेहतर कर सकते थे कि कल का मैच लगभग बॉलर्स ने जीत ही दिया था। बस सही भी है यार ये, आप देखो ना। फिर आप जैसे बुमराह का आपका आंसर अच्छा था, अब बुमराह का और कुलदीप यादव का बॉलिंग एक्शन चेंज हुआ, ये बड़ा आप याद करो 80s में 90s में जिसका बॉलिंग एक्शन जो होता था वही रहता था, और जब बॉलर बॉलिंग एक्शन चेंज करता था तो वो खत्म हो जाता था। बोलते हैं एक बॉलर हुआ करता था लक्ष्मण शिवराम कृष्णन, आप उधर पढ़ना, बोलते हैं बड़ा डेडली बॉलर था, उसकी हाइट बढ़ गई, उसकी बॉलिंग एक्शन चेंज हो गई, वो बॉलर बर्बाद हो गया। आज देखो बॉलर आता है, बॉलिंग एक्शन चेंज करता है, बेहतर हो जाता है। क्या है ये? एक इवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन है क्रिकेट में। जब आपने हॉबी लिख दी क्रिकेट है तो उसको बेहतर तैयार करो ना। आपने क्यों नहीं सुना कल की कमेंट्री या उसके एनालिसिस? आपको सुनना चाहिए था ना। अब विक्रम बत्रा आपके हो गए आइडियल, एक सवाल आया फिर आप आर्मी में क्यों नहीं जाते हो? आप मेरी विक्रम बत्रा आइडियल है, विक्रम बत्रा की उपलब्धि क्या है, सीमा क्षेत्र पे है। अगर ये सवाल आ जाए कि आप आर्मी में क्यों नहीं जाते हो तो आप क्या आंसर? परफेक्ट क्वेश्चन है ये, तैयारी करना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है ना यार, ये बिल्कुल परफेक्ट है। सर मैंने एनडीए का सर एग्जाम दिया था, मैंने सर एनडीए का रिटन हो गया था मेरा, और इंटरव्यू के लिए जब सर मैंने उनसे दूसरी डेट मांगी तब सर मैं मात्र 12th क्लास में था, मेरे सर बोर्ड की एग्जाम चल रहे थे जब सर एनडीए का इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल लेटर आया था। तो मैंने भोपाल बोर्ड को सर मैंने उनको एक ईमेल किया था कि आप मुझे कोई दूसरी डेट देते, क्योंकि मेरे 15 फरवरी तक मेरी बोर्ड की एग्जाम चल रहे हैं। तो उन्होंने सर फिर कोई दूसरा डेट दिया नहीं, और उसके बाद फिर सर मैंने एक बार एनडीए का एग्जाम दिया था, तो फिर मेरा रिटन नहीं हुआ था सर। उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस में लग गया। ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन आप आंसर को तैयार रखना, ठीक है ना। पर ये कॉन्वर्जेशन में ला भी सकते हैं, जब बत्रा के बारे में बोले इंस्पिरेशन, ये एक्चुअली बोलना कि मैं तो कोशिश बहुत, बट मेरे साथ ये हो गया। ये अच्छा आंसर है, अच्छा, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। आंसर में डालना जरूरी है ये वाला पार्ट, कहीं ना कहीं जरूर डालो। ये आपकी पर्सनालिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको ऊपर ले जाएगा। दूसरा, जैसे आपके राज सर ने बोला कि विक्रम बत्रा के बारे में आप बोलिए, तो उनकी आप क्वालिटीज बोलिए ना। विक्रम बत्रा में क्वालिटी क्या क्या थी, जरा उसको पढ़ो आप। ये दिल मांगे बहुत बड़ा सुपरफिशियल है ये। देखो, आप कोई आंसर देते हो, उस आंसर से पर्सनालिटी का एक कंटेंट चेक किया जाता है। आप किस तरह चीजों को देखते हो, इसी से इंटरव्यू बोर्ड कैसे डिसाइड करता है कि लड़का मैच्योर है, लड़का पढ़ा लिखा है, लड़के के पास कॉन्सेप्ट है, लड़के के पास क्लैरिटी है, आपके आंसर से जाता है ना। अगर आप बोलो विक्रम बत्रा दिल मांगे मोड़, बड़ा सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है, उसकी बहादुरी बात करो, उसने क्या किया वो बात करो, जरा इसको आप और तैयार कर लो। बाय द वे, आपके मोस्ट ऑफ द सारे लोग बहुत सहमत है आपके सिलेक्शन में, मुझे कोई ज्यादा प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, सिलेक्शन की संभावना बहुत ही ज्यादा है। आपने सिविल सर्विस दिया था कभी नीरज? हाँ, अब आवाज आ रही है? अब सिविल सर्विसेज दिया आपने कभी आज तक? सर आपसे मिला था जब आप हॉस्टल में आए थे, तो सर हाँ, याद मेरे को दिया था। उसके बाद तो आपका प्री हुआ नहीं अभी तक? नहीं सर, 5 नंबर से मेरा रुक गया था। तो आप सीसेट पास कर लेते हो? सीसेट मेरा हो जाता है सर, जीएस में 5 नंबर से रुक गया था। अच्छा, ओके। इस बार सर 23 वाला सर अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया, क्योंकि सर बिहार पीसीएस का मेरा प्री हो गया, मेंस हो गया सर फरवरी में, जनवरी में सर हो गया था, और मार्च में सर रिजल्ट आने वाली थी, और मेरा सर मेंस अच्छा गया था, तो फिर मुझे लगा कि इंटरव्यू के साथ मौका मिलेगा मेंस, तो इसीलिए सर मैं कहा कि फिर इंटरव्यू और दोनों एक साथ हो नहीं पाएगा हमसे, तो इसलिए उसको दिया नहीं। फिर मैं इलाहाबाद में इलाहाबाद में सिविल सर्विस के ज्यादा अच्छे जो कम मिलते हैं। आप चाहो तो हम लोग जो मॉक टेस्ट हर संडे कराते हैं प्रीलिम्स का, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, आप सिविल सर्विस भी आप हो सकते हो। यू हैव ए गुड चांसेस टू गो फॉर द सिविल सर्विस ऑल्सो। आपका बिहार में तो हो जाना चाहिए, वर्क फॉर दैट। मेरे ख्याल से बाकी सब तो ठीक ही है, आपका बाकी सब अच्छा है। एक मैं राय दूंगा, आप इस पूरे रिकॉर्डिंग को 2 से 3 बार सुनो, सारे सवालों को आप लिखो, एक एक सवाल को लिखो, और सारे सवाल को मैक्सिमम एक्सटेंड करो।
एक सवाल से कितने सवाल बन सकते हैं बनाने की कोशिश करो। मेरे ख्याल से 150 से 200 सवाल बनेंगे, इससे कम सवाल नहीं बनेंगे, मिनिमम बता रहा हूं आपको, अगर आप ठीक से बनाओगे। और हो सकता है उस 150 से 200 सवाल में से 5, 7, 8, 10 सवाल आपको मिल जाए, हो सकता है 3, 4, 5 सवाल। मेरी तरफ से इतने ही है। और आज कुछ और इशू? बस दैट्स इट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट और सर बस यही निवेदन करना चाह रहा था आप लोगों के से अनुमति से कि नीरज, हमको अभी जब पता चला, आपने पूरी बात बताई, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो सकता है इंटरव्यू में। अगर आप ये बता सकें कि आप एनडीए का एग्जाम दिए थे और ये बहुत बहुत इंप्रेशन बदल जा रहा है पूरा, बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो धीरे से प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे इस चीज को सटल तरीके से बोल जाए आप बत्रा जी के विषय में बताते समय। तो ये बहुत बहुत पावरफुल है एक्चुअली, ये पूरा गेम चेंज कर दे रहा है पूरा। आप इसलिए आ रहे हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च करो, कहीं से बात भूल जाए। यस, चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक, बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, आपने एक लंबा इंटरव्यू सस्टेन किया, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। बिहार पीसेस इंटरव्यू 20-25 मिनट का होता है। तो एज फार एज योर एंड्योरेंस इज कंसर्न, आप बड़े इंड्योर हो गए हो कि आप इतने बम्बास्टिक सवालों को हैंडल किया, अपना कूल मेंटेन रखे हो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी। हाँ सर, अभी जो सर सिस्टम चल रहा है कि सब मेरे पास फैक्ट पूछ रहे हैं कि जैसे अभी आवाज आ रही है सर कहीं से। हाँ बोलो। अभी जो सर बीपीएससी का इंटरव्यू हो रहा है, वहां से जितना सर आप लोग डीप गए उतना सर नहीं पूछ रहे। वहां पे सर बस पूछ रहे G20 का सम्मेलन क्या हुआ, इसके आउटकम्स क्या हुए, P20 क्या है। वैसे सर मतलब बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप बोलिए, और उसका आप लोग सर काफी काउंटर वो क्वेश्चन भी किए। वो लोग सर काउंटर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए फिर आगे निकल जाए। क्या है, अपनी ट्रेनिंग का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। कितना ज्यादा ड्रिल करो, इतना स्ट्रॉन्ग, जो क्या आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा कि आपने इतने स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन हैंडल किए। वहां तो बड़े आसान सवाल आते हैं। हम लोग रनिंग में एक सिद्धांत सीखते हैं कि आप अपने को ट्रेनिंग इतना सफर करो कि रेस आप एंजॉय करो। वही सिद्धांत यहाँ भी है कि आपकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि आप लगता है इंटरव्यू बोर्ड कुछ है ही नहीं। तो आपको अब शाम को लगेगा कि जिस तरह मैं ट्रेन हुआ वहां तो कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आपके कॉन्फिडेंस में इंक्रीज करेगा। वहां इंटरव्यू है 20 मिनट का, आपने यहाँ हैंडल किया 2 घंटे, तो आपको इंप्रूव करेगा ना ये कि आप 2 घंटे तक कूल मेंटेन किया, आपने कंपोजर मेंटेन किया, इतने आपने डिटेल्ड और इतने एनालिटिकल सवाल हैंडल किए, इतनी तरह बात, आपको तो हेल्प करेगा नहीं कहीं ना कहीं। और जीवन बहुत बड़ा है, आपके अधिकारी बनने में मदद करेगा, आप मतलब आपके लाइफ में हेल्प करेगा ये। तो ये हमारा एक, हम लोग इसी तरह का इंटरव्यू एपीओ में भी कराते हैं, पीसीएस में कराते हैं, कि जहां पर लड़की को इस तरह से ग्रिल किया जाए कि उसको लग जाए कि हाँ मेरे पास क्या क्या वीकर पॉइंट है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड वीकर पॉइंट। अगर आप इस इंटरव्यू से उपजे कुछ चीजों को, जैसे आप जो भी राजपाल और शौर ने एक चीज बताई कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, आपको पता ही नहीं था ये चीज कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यू हैव। अच्छा, राजगोपाल राय दे रहे हैं कि आप उसको घुसेड़ो कहीं पे, तो आप अगर आपको क्लू मिला ना, हो सकता है आपको सारा इंटरव्यू का गेम 3, 4, 5 नंबर का होता है, 5 नंबर में पूरी रैंक चेंज हो जाती है, मेरिट चेंज हो जाती है, तो आपको हेल्प करेगा ये। तो बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। कोई दिक्कत हुई जरूर करना। इंटरव्यू आपको किस तारीख को है? 18 को है सर। अच्छा, तो अभी टाइम है। बस आपको मैं यही राय फिर से दूंगा, आप इस रिकॉर्डिंग को आप 4 से 5 बार सुनो, और जितने सवाल हैं सबको जितना आप एक्सटेंड कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन में, अपने एनालिसिस करो। 200 से कम सवाल नहीं बनेंगे, और 2, 4, 5 सवाल इससे आएंगे ही आएंगे। अच्छा, 2, 4, 5 सवाल आपका फिट चेंज करते हैं। चलो, और न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहो लगातार। आप थोड़ा न्यूज़पेपर की रीडिंग कमजोर है, आप थोड़ा उसको और स्ट्रॉन्ग करो। क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट पे भी सवाल 100% मेरे को लगता है। अगर आपका हॉबी क्रिकेट उनके पास लिखा हुआ है तो 100% क्रिकेट पे सवाल आने वाला है। 100% सर पूछ रहे हैं, जैसे जिनका क्रिकेट रहा है सर, उनसे पूछे कि इससे भारत कितनी बार आयोजन कर चुका है, क्या रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप में, इस बार क्या नया है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा सर। क्रिकेट पे जरूर आएगा। नीरज, क्या जैसे ही फैक्चुअल आसान सवाल आता है, अगर आपने ठीक स्क्रिप्ट तैयार किया है ना, तो उसमें कॉन्सेप्चुअल आंसर डाल दो ना आप, तो आपके हाथ में आ गया ना उसकी बात। तो इंटरव्यू हैंडल करना भी तो आप सीखो। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू राज, थैंक यू अनुज, ओके, थैंक यू।